अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू नावल कलेक्शन। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कर लें इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नावल की तरफ, जिसका नाम है तेरे बिन गुजारा मुश्किल है, और इसकी राइटर है उम्मे हानी। बेसमेंट अब तक वैसा ही था जैसे 3 साल पहले उसने देखा था, बस कुछ इंटीरियर बदल गया था। खिड़कियों पर पर्दे लग गए थे, बेड सेट नया था, 2 सोफ़ों का इज़ाफ़ा हो गया था। उसने अपना हैंडबैग मेज़ पर रखकर सबसे पहले इन पर्दों को हटाया था। बाहर से आती तेज़ धूप ने उसका इस्तकबाल किया था। स्लाइडिंग डोर खोलकर वो बाहर बनी गैलरी में आ गई, जहाँ अब कुछ पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। 3 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो गैलरी की मिट्टी बंजर पड़ी थी, तमाम आंटी ने इरादा ज़ाहिर किया था कि वहाँ कुछ पौधों का इज़ाफ़ा करना चाहती हैं। पौधों को नरमी से छूते वो वापस अंदर चली गई, स्लाइडिंग डोर बराबर किया और पर्दे हटे रहने दिए। ये सर्दियों के दिन थे और बाहर से आती धूप अच्छी लग रही थी। मानी तब तक बैग्स अंदर कमरे में ला चुका था। कोई और चीज़ चाहिए तो बता दीजिएगा बाजी। हमेशा की तरह सर झुकाए हाथ बांधे वो खड़ा था। मिन्हा ने सर हिलाया। मामू कब तक जाग जाएंगे? 4 बजे तक जाग जाते हैं। मानी के जाने के बाद वो अपना सामान खोलकर अंदर अलमारी में लगाने लगी। 3 साल पहले जब वो यहाँ मुस्तफ़ा के साथ आई थी तो दोनों ने मजाक में एक बात कही थी, मामू से कहो ये बेसमेंट वाला कमरा हमें दे दे। हम दो ही तो लोग हैं, आपका ख्याल भी रखेंगे और हमें भी सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। वैसे भी ये कमरा एक पूरा पैकेज है। ये अटैच बाथ, वार्डरोब, टीवी सेट और बाहर खुली सी गैलरी भी, जहाँ से ऊपर लॉन में भी जाया जा सकता है। ज़रूर आंटी हमें यहाँ रहने ही ना दें कहीं। उसने उसे याद दिलाया था कि मामू की डोर आंटी के हाथ में थी और उनकी इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता था। मुस्तफ़ा की बात पर वो इस वक्त हंसी थी, लेकिन वही बात याद करके अब उसे रोना आ गया था। वहीं बिस्तर के पास लकड़ी के फर्श पर बैठकर वो बिस्तर से सर टिका कर रोती थी। ज़िंदगी में 3 साल में क्या से क्या हो गया था। रोते रोते वो वहीं पर फर्श पर ही सो गई। आँख खुली तो 4:30 बज रहे थे। मामू यकीनन उठ चुके होंगे। उसने जल्दी से अटैच बाथ में जाकर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर बाहर निकल के दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए सामने शीशे के बंद स्लाइडिंग डोर से ही उसे मामू व्हील चेयर पर बैठे दिखाई दिए थे। दरवाज़ा धकेल कर वो उनके पास चली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मामू? उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी, अपना हाथ उन्होंने उसके सर पर रखा और फीका सा मुस्कुराए। ठीक हूँ, अब तुम कैसी हो? मिन्हा ने सर हिला दिया। वह उन्हें ऐसे व्हील चेयर पर बैठा देखकर उसे तकलीफ हुई थी। सारी जिंदगी जिन लोगों को हम फिरकी की तरह घूमते देखते और दुनिया का चक्कर लगाते देखते हैं, उन्हें एक बेबस इंसान की सूरत में बैठे देखना दिल को दुखाता है। उनके सामने वाले सोफे पर ही बैठ गई थी। सफर कैसा रहा? मिन्हा ने सर हिला दिया। आपकी कमर कैसी है? आप इस उम्र में अब क्या ठीक होना है बेटा? अब तो दिन ब दिन वापसी का सफ़र है। मिन्हा के दिल को कुछ हुआ था। मानी चाय ले आओ, उन्होंने आवाज़ दी थी। रिमशा कैसी है और उसके बच्चे? ठीक है, कॉल कर देती है जब टाइम मिलता है। दोनों मियाँ बीवी अपनी जॉब्स में बहुत बिजी है। बाहर की ज़िंदगी का तो तुम्हें पता ही है कैसी होती है। बच्चे पढ़ाइयों में बिजी है, उन्हें कम ही वक्त मिलता है। लेकिन जब वक्त मिलता है तो बस एक कॉल पर दोनों लड़ते हैं कि मैं नाना अबू से बात करूंगा और मैं बात करूंगी। नवासे नवासी का जिक्र करते उनके लबों पर मुस्कुराहट थी। मिन्हा भी मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि हारून और इज़ी में उनकी जान बसती है। वो वहाँ सब ठीक था। मिन्हा ने सर हिला दिया। सबके लिए तो सब ठीक ही था, बस उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं था। मानी चाय ले आया और वो मेज़ पर रख दी। मैं बना देती हूँ, आप जाए मानी भैया। वो हमेशा जब भी उससे मिलती ऐसे ही अदब से उसे मुखातिब करती। वैसे तो इस घर में मुलाजिम था, लेकिन पुराना मुलाजिम घर के फर्ज जैसा ही होता है। वैसे भी उसने अपनी ज़िंदगी में मानी जैसा वफादार मुलाजिम नहीं देखा था, जिसकी अपनी फैमिली सिंध में रहती थी और छोटी उम्र से ही उनके घर में काम करता था। उसे याद था कि कोरोना के दिनों में जब मामू का को कोरोना हुआ था और मामू के साथ कोई भी नहीं था, हत्ता कि आंटी भी पास जाते हुए डरती थी, तो मानी ने कितने दिन उनकी खिदमत की थी। बाकी मुलाजिम भाग गए थे। उसे भी जाने का कहते कि रहे कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन उसने सख्ती से कहा था कि मुश्किल में तो कुत्ता भी मालिक का साथ नहीं छोड़ता, तो क्या मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ? दिन रात लगाकर उसने मामू की खिदमत की थी, उनका ख्याल रखा था। शायद उनका अपना बेटा होता तो वो भी इतनी खिदमत ना करता। चाय बनाकर उसने मामू को थमाई, खुद भी उनके पास ही बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या बात करे। सारी ज़िंदगी उनसे इतना फासला रहा था कि बात करने को ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अजीब तरह का तकल्लुफ़ था। उसे अपना घर समझ कर ही रहना। कोई मसला है तो मानी से कह देना। वो जी कहकर उठने लगी कि बर्तन उठा के किचन में पहुँचा दे, लेकिन इससे पहले ही मानी जिन की तरह हाज़िर हो गया था। वो इसी तरह फिरकी की तरह घूमते-फिरते करके तमाम काम अलिफ से ये तक कर लिया करता था। चाय के बाद मामू ने बाहर लॉन में जाना चाहा तो उसने मानी को मना किया कि वो खुद उन्हें ले जाएगी। तो यहाँ उन्हीं के लिए तो आई थी ताकि उनकी तन्हाई कम हो सके और उसे भी सहारा मिल जाए। उनकी व्हील चेयर पर मुश्किल धकेल कर उन्हें बाहर लॉन में लाई थी। बाहर लॉन में
मैं लॉन चेयर पहले ही रखी हुई थी, वहाँ बैठकर मामू अपने पौधे देखने लगे। माहिदा खुद माली के सर पर खड़ी होकर काम करवाती थी, लेकिन अब माली जब दिल चाहता है आता है, जब दिल चाहे छुट्टी। पूरे पौधे बिल्कुल मुरझा गए हैं। मैं कल खुद इनकी गोडी करूंगी, आज पानी दे देती हूँ। वो फौरन से उठी थी। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा, तुम बैठो, मानी देख लेगा। मानी पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो पूरा घर देखता है। अब क्या क्या देखेगा, वैसे भी मुझे हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं आता, कुछ ना कुछ काम तो मैं करूंगी। यही थे ही लॉन में एक तरफ लगे नलके को उसने खोल दिया, जिसके साथ पाइप लगा हुआ था। पानी की धार उसने पौधों की तरफ कर दी। उसे खुद भी इस काम में मजा आ रहा था। पौधे नहाने लगे और नहा के सरसब्ज हो गए तो मामू के चेहरे पर इस मुस्कुराहट आ गई। पानी देकर वो फारिग हो गई होगी तो उनके पास आकर फिर बैठ गई। इतना सा काम तो होता, जब इंसान चलने फिरने से रह जाता है तो इतना सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। उनके लहजे में उदासी थी। बिना की समझ में नहीं आया उन्हें क्या कहकर तसल्ली दे। जैसे पौधे जी उठते हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मामू ने चौंक कर उसे देखा था। उसका बेरिया लहजा, लहजे में से झलकती मुखलिसी उनकी आंखें भर आई। सारी जिंदगी इन मुखलिस रिश्तों से दूर रहकर उनसे कितनी गलती हुई थी। जिनके साथ रहे उन्होंने अब मुश्किल वक्त में आंखें माथे पर रख ली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अब अंदर जाना चाहता हूँ, सर्दी बढ़ रही है, यूं भी मगरिब होने वाली है। मिना ने उनकी व्हील चेयर अंदर की तरफ बढ़ा दी। लाउंज में आकर उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। मानी ने उनका मोबाइल उन्हें थमा दिया। मोबाइल पर वो कुछ देखने लगे। वो खुद नीचे बेसमेंट में चली आई कि उसे नमाज पढ़ना थी। जनाज़ नमाज पर बैठे बैठे उसने जाने क्यों रोना आने लगा। मामू की इस हालत में देखकर उसे दुख हुआ था। इतना बड़ा घर, वो बिल्कुल अकेले रहते थे। वैसे तो आंटी से पहले भी वो दो वो दोनों ही घर में अकेले थे, लेकिन तब और अब में काफ़ी फ़र्क था। तब हर वक़्त घर में उनके आने जानों की क्या जाने वालों की गहमा-गहमी लगी रहती, जो अब आंटी के ना होने से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और कुछ मामू की हालत ऐसी थी कि लोग अब उनके करीब नहीं आना चाहते थे। हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अलमिया ये है कि राह तो खुशी में सब चले आते हैं, तकलीफ़ दे वक़्त में सब दामन छुड़ाकर चले जाते हैं। उसे याद था कि इस घर में आंटी ने यूँ ही एक बार मामू को छेड़ने के लिए कहा था, अगर मैं आपसे पहले चली गई तो आप क्या करेंगे? मामू ने झट कहा था, मैं राहत के पास चला जाऊँगा। मीना की आँखें भर आई। वो राहत के पास तो नहीं जा सकते थे कि अब वो खुद इस हाल में नहीं थी कि भाई को सँभाल सकती, मगर अम्मी की जगह वो उनके पास चली आई थी। उसे अपनी माँ की जगह अपने मामू का ख़्याल रखना था। यही सोचकर वो वहाँ आई थी। रात के खाने से पहले वो किचन में गई थी। मानी हमेशा की तरह मोबाइल पर कोई ड्रामा लगाए खाना बनाने में मसरूफ़ था। उसके आते ही नज़रें झुका ली। कुछ चाहिए था बाजी को हमेशा से ऐसा ही था, नज़रें झुकाकर रहना और ताबेदारी से सारे काम सरअंजाम देने वाला। मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं बाजी, बस आप ज़रा डॉक्टर साहब के पास रहिए, वो अकेले घबरा जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मामू तन्हाई से घबराते। आंटी अक्सर महीनों-महीनों घर से दूर, कभी रमशा के पास तो कभी अपने बहन-भाइयों के पास रहने जाती थी, और मामू पीछे हमेशा नौकरों के पास ही रहा करते थे। लेकिन शायद इस हादसे के बाद से वो ना सिर्फ बहुत बदल गए थे, बल्कि डर डर भी गए थे। बिना खामोशी से वहाँ से चली गई। लाउंज का स्लाइडिंग डोर खोलकर वो लाउंज में चली आई। अ, इन्वर्टर ऑन किया, और इन्वर्टर ऑन था इसलिए लाउंज खासा गर्म था। मामू को गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में बड़ी ठंड लगती थी, इसलिए उनका इन्वर्टर हमेशा ऑन ही रहता था। इसके लाउंज में आते ही मामू ने मोबाइल बंद कर दिया। तुमने जॉब छोड़ दी? माना ने सर हिलाया। दोबारा ज्वाइन कर लेती, बंदा मसरूफ रहता है, दिल नहीं किया फिर। मेडिसिन ले रही हो? उसने सर नहीं हिलाया। अब डिप्रेशन नहीं रहा इसलिए छोड़ दी है। तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए? ये काम डॉक्टर्स का है। वो जानती थी कि वो ठीक कह रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम के एरिया में अपना क्लिनिक सेट करने का सोच रहा हूँ, चाहो तो मेरी असिस्टेंट बनकर काम कर सकती हो। उसने चौंक कर कुछ हैरान होकर देखा था। और आपका वो क्लिनिक? उनका भी एक क्लिनिक मेन रोड पर भी था, वो बंद करूँगा। वहाँ तक जाते जाते मैं थक जाता हूँ। या ये आसान है कि यहाँ से लाउंज का दरवाज़ा धकेला और सीधा डाइनिंग के अंदर। वैसे भी अब कौन सा गेस्ट आने हैं जिनके लिए इतना बड़ा रूम रखा जाए? जो इक्का दुक्का आते हैं वो इस लाउंज में बैठ जाते हैं। मेहमानों वाली तो गई और साथ मेहमान भी ले गई। मिना का दिल भर आया। वो हमेशा ऐसी ही थी, हसास, और अब इस हादसे के बाद से तो मजीद हो गई थी। हफ्ता लगा था इस तकलीफदेह माहौल को चटने में, और इन दोनों में खासी बेतकल्फ़ी हो गई थी। मामू इस दिन अपनी किसी अलमारी की सफाई कर रहे थे जब अंदर से कुछ पुरानी एल्बम्स निकल आई। मानी इन पर जमी धूल साफ करके उन्हें एक तरफ रखता गया। जब वो कमरे में आई, मामू ने उसे आवाज़ दी, ये देखो तुम्हारी माँ और मेरे बचपन की तस्वीरें। वो बड़े इश्तियाक से उनके पास बैठ गई। गो कैसे कि एल्बम्स उसके घर में भी थे, लेकिन मामू के पास ज़्यादा कलेक्शन थी।
जब मैंने मैट्रिक में टॉप किया था, तो अब्बा ने दावत दी थी, इस पे मेरे दोस्त आए थे, वो बड़े शौक से अपने स्कूल के दोस्तों के साथ तस्वीरें दिखा रहे थे। जब ये मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था, एक तस्वीर में नाना और मामू दोनों साथ खड़े थे। फिर वो अपनी शादी और रिमशा की पैदाइश की तस्वीरें दिखाने लगे। मिन्हा ने इस किस्म की तस्वीरें अपने घर में भी देखी थी, लेकिन अब मामू के साथ बैठकर देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तुम्हारी अम्मी के साथ ये फ़ातिमा का रवैया तुम्हारी अम्मी के साथ फ़ातिमा का ये रवैया ठीक है। वो कुछ देर खामोशी रहे, फिर मद्धम सी आह भरी, वैसा ही जैसे बहुओं का होता है, और नईम का उनका भी वैसा ही है जैसा बेटों का होता है, कभी बाज़ार कभी अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि हम राहत को यहाँ ले आएँ, यहाँ यहाँ तुम हो, मैं हूँ, वो ज़्यादा खुश रहेगी। उसने चौंक कर मामू को देखा और सोचा, बुढ़ापे का अकेलापन इंसान को बाज़ दफ़ा कितना बदल देता है। वही इंसान जो जवानी में जिन लोगों से मिलना नहीं चाहता, उनने अपनी दुनिया में मसरूफ़ होता है, दुनिया की मसरूफ़ियत के ठप होते ही कैसे इन इंसानों में लौटना चाहता है। हम ये अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे इनका बहू बेटा कैसे भी हो, और इन्हीं के साथ रहना पसंद करती है। इस उम्र में अपना घर छोड़ना मुश्किल है। ठीक कह रही हूँ, मैं जब इतने बड़े घर को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे लिए तो एक नीचे का कमरा ही बहुत है। ऊपर का सारा पोर्शन खाली पड़ा है, बेकार जा रहा है। तो क्यों ना ये घर रेंट पर दे दूँ, कहीं छोटा-सा घर ले लूँ। लेकिन इस घर में माहिदा के साथ बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा है। रिमशा और उसके बच्चों के साथ बड़ी यादें हैं। फिर इसलिए इसलिए दिल नहीं करता, लेकिन ऊपर का पोर्शन आपको रेंट आउट कर देना चाहिए। 5 कमरे हैं ऊपर और एक स्टोर सिटिंग एरिया। क्या करेंगे इतने बड़े पोर्शन का? कैसे रेंट आउट किया जाए? ना इंटरेस्ट अलग है, ना ही ऊपर अलग किचन है। बिना से इस बारे में गौर ही नहीं किया था। बाहर से एंट्रेंस तो अलग की जा सकती है, लेकिन किचन का मसला है। फिर एक यकदम ख़्याल आया, वैसे आप इसे एक छोटे से हॉस्टल की शक्ल भी दे सकते हैं। जब आपने डाइनिंग और ड्राइंग में क्लीनिक बनाने का सोच लिया है, तो क्यों ना ऊपर वाले रूम्स भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक छोटा-सा हॉस्पिटल बना सकते हैं। मामू ने कुछ गौर करके उसकी तरफ देखा। उन्हें उनका आइडिया बहुत पसंद आया था। घर में तो स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। पूरा अस्पताल चलाने के लिए मुझे मज़ीद डॉक्टर्स रखना होंगे, तो इसमें मुश्किल क्या है? आपकी इतनी पीआर है, आप ये सब कर सकते हैं। मामू कुछ सोच के पे पड़ गए और फिर सर हिलाया। वली को बुलाता हूँ कल। इसने उन्हें इसलिए इसने नहीं पूछा कि वली कौन है, बस वो अपने मोबाइल कर कुछ देखने लग गई थी। अगली दोपहर जब वो ऊपर आई तो लाउंज से आवाज़ें आ रही थी। उसने बाहर से शीशे के दरवाजे में झाँका तो मामू किसी के साथ अंदर बैठे बातें कर रहे थे। वो पलट रही थी कि मामू की नज़रें उस पर पड़ी और उसे अंदर आने का इशारा किया। वो कुछ झिझकते हुए अंदर चली आई। उसने सलाम किया तो आने वाले से उसका तारुफ़ करवाया, ये वली है, माहिदा का भांजा। और वली ये मेरी भांजी है मिन्हा। उन्होंने उसके सामने अस्पताल का प्रपोज़ल रखा, उसे ये पसंद आया था, लेकिन इसके लिए हमें घर में कुछ मज़ीद कंस्ट्रक्शंस करवाना पड़ेंगी ताकि लाउंज में मेरा रूम और किचन सबसे अलग हो जाए, और बेसमेंट की सीढ़ियों पे भी अलग दरवाज़ा लगाना पड़ेगा ताकि कोई नीचे ना जाए और तुम डिस्टर्ब ना हो। मामू की बात और से सुनते उसने सर हिला दिया था। फिर वली, तुम अपने इन दोस्तों से बात करो जो इस सोसाइटी में रहते हैं, ताकि उनके लिए भी आना जाना आसान हो, और मैं भी अपने कोलीग से बात करता हूँ। कली ने इस बात में सर हिला दिया। खड़ी क्यों हो मिन्हा, बैठ जाओ, मानी खाना लगाने ही वाला है, फिर इकट्ठे खाना खाएंगे। मिन्हा को वहाँ बैठना अजीब लग रहा था। माहिदा आंटी की फैमिली बेहद मॉडर्न थी, खास तौर पे वली की माँ। याद थी उसे, अच्छी तरह से याद था कि उनकी बेटी और बहुएं सब स्लीवलेस और मॉडर्न कपड़ों में घूमती थी, और रिमशा को वो सब बैकवर्ड कहती थी। रिमशा अपने दो पर गई थी। उसकी सादगी की वजह से आंटी ने उसका रिश्ता अपने भांजे से नहीं किया था, क्योंकि वो बहन का मिजाज जानती थी, जो अपनी हकमाना तबीयत ने उनसे भी एक 4 हाथ आगे थी। रिमशा का गुजारा मुमकिन ही ना था, इसलिए आंटी ने उसके लिए इस जैसा सीधा मगर पढ़ा लिखा ख़ानदान ढूँढा था। मैं मानी भाई की हेल्प करा देती हूँ। वो जल्दी से मुड़ी और इससे पहले कि मामू उसे रोकते वो दरवाज़ा घसीट कर बाहर निकल गई। किचन में काम करवाने को कुछ नहीं था। मैंने सब कुछ तैयार कर चुका था, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने मानी भैया अब ताज़ा रोटियाँ बना दे। वो बर्तन सेट करने लगी। जब डाइनिंग टेबल पर सेट हो गया तो उसने मामू और वली को खाने के लिए बुलाया। खुद उसका दिल चाहा वहाँ से भाग जाए, ऐसे लोगों से मिलने मिलाने में उसकी की जान जाती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। मानी मामू की व्हीलचेयर घसीट कर डाइनिंग टेबल के साथ लगा चुका था। उसे चारों नाचार वही एक कोने में बैठना पड़ा। और क्या मसरूफियत है आपकी? खाने के दौरान वो मामू से बातें कर रहा था, जब अचानक उससे पूछा, अब तो मामू के साथ ही हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। मिन्ना आप हमेशा के लिए मेरे पास रहने आ गई हैं मीना आप हमेशा के लिए मेरे पास रहने आ गई हैं वली। मामू ने उसकी बुखलाई शक्ल देखकर वजाहत दी। वली ने चौंक कर देखा। वो चुपचाप खाना खाते हुए भी उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी। वो मज़ीद नर्वस हो रही थी। रावलपिंडी में आपकी क्या मसरूफियत थी? मैं वहाँ एक कॉलेज में जॉब करती थी। अपनी प्लेट साफ़ करके उसने मज़ीद खाना डालने से इज्तनाब किया। अच्छा, कौन सा कॉलेज? लिंकन कॉलेज। वली ने शाने उचकाए। मैंने उसका नाम नहीं सुना। उसका अंदाज़ ऐसा था कि कौन सा कॉलेज है जिसका नाम भी किसी को नहीं मालूम। वो हमारी रोड पर ही था, ज़्यादा मशहूर नहीं है, उसने जवाब दिया और मामू को देखा।
मामू मैं नमाज़ पढ़ लूँ, वक़्त निकला जा रहा है, वहाँ से खिसक जाना ही बेहतर था। मामू ने उसकी प्लेट देखी, खाना ठीक से खाया है? मैंने खा लिया, आप लोग खाएँ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बेसमेंट की तरफ चली गई। कितना मुश्किल था आंटी की फैमिली के साथ कुछ देर भी बैठना। रिमशा ठीक कहती है, वो बड़ा सोच समझ कर ही खाला की तरफ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वहाँ जाकर वो अनकंफर्टेबल होगी। वही दुनियावी बातें, ब्रांड्स और स्टेटस की बहस, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की दौड़, दूसरों को अपने से कमतर समझना। बेसमेंट में पहुंच कर उसने सुकून का सांस लिया था। नमाज पढ़कर वो फारिग हुई और कुछ देर मोबाइल पर इधर उधर स्क्रॉलिंग करती रही। तब उसका दरवाज़ा बजा। आ जाए मानी भैया, उसने अपना हुलिया जल्दी से दुरुस्त करके कहा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नमाज पढ़ ली है तो ऊपर आ जाए, चाय इकट्ठे पीते हैं। अच्छा आती हूँ, बड़ी मुश्किल से उसने कहा। अब तो कोई बहाना भी काम नहीं करना करना था, उसे उठना ही पड़ा। मरे-मरे कदमों से वो लाउंज में दाखिल हुई तो चाय सर्व हो चुकी थी। उसे उनके पास बैठना ही पड़ा। मेरी असिस्टेंट का काम तो मन्हा के ज़िम्मे होगा, क्योंकि अब मैं पहले की तरह काम तो नहीं कर सकता। बस मरीज़ को देखकर दवा लिख दूँगा। आप पहले भी यही करते थे। अंकल वली मुस्कुराया। स्किन स्पेशलिस्ट की यही तो बात अच्छी है कि चंद घंटे मरीज़ देखकर भी लाखों कमा लेता है। खैर मैंने कभी मरीज़ों की चमड़ी नहीं उधेड़ी थी, इसलिए अल्लाह ने बहुत दिया है। रिमशा कहती है कि बाबा आप इतनी कम फ़ीस लेते हैं और सब डॉक्टर्स आपसे डबल फ़ीस लेते हैं, तो मैं इससे यही जवाब देता था कि इस कम फीस में ही तुमने मेडिकल प्राइवेट किया और तुम्हारी माँ ने पूरी दुनिया घूमी है। फीस भले मैंने कम रखी थी, लेकिन इसमें अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। वली ने सरसरी से सर हिलाया, जैसे उसे उनकी बात पर यकीन नहीं था। मीना को बहुत कुछ याद आया। तुम अपने हिसाब से अपनी फीस रख लेना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोका। वो कहकर चाय पीने लगे। मीना को अपना आप इनके दरमियान फालतू लग रहा था। जाने क्यों मामू ने उसे वहाँ बुलाया था। क्यों ना रखूँ फीस अपनी मर्जी की। सारी दुनिया इतनी जार मार के मेहनत करके इतना पैसा लगाकर डॉक्टर बना हूँ, अब फीस भी अपनी मर्जी की ना लूँ। चैरिटी वर्क करने का इतना शौक नहीं है। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। पहले ही के कम अज़ाब सह चुका हूँ। उसने कुछ तल्ख़ लहजे में कहा। मामू कुछ कहते कहते खामोश हो गए। यूं ही इनकी चाय ख़त्म हो गई और वो उठ खड़ा हुआ। अंकल अब मैं चलता हूँ, अपने दोस्त से बात करूँगा। इस फेज़ में यूं भी कोई कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक अच्छी टीम से काम शुरू करेंगे तो जल्दी अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। बिना तो वली को बाहर तक छोड़ा। वो जितना उसे बच रही थी, इतना उसके आगे आना पड़ रहा था। इसलिए वो खामोशी से सर हिला के उनके पीछे चलती गई। गेट तक छोड़ पहुँच कर वो मुड़ा था। उसकी गाड़ी गेट के से बाहर पार्क थी। जहाँ तक मुझे याद है, अंकल की फैमिली से रिमशा की शादी के अलावा तो कभी किसी ने यहाँ चक्कर नहीं लगाया। तो अब आंटी के जाने के बाद आपका यहाँ चले आना, वो भी हमेशा के लिए कुछ अजीब सा नहीं है? वो उसे ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे सब कुछ अंदर तक जानना चाहता हो। मामू यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, किसी अपने का यहाँ उनके पास होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आई हूँ। उसकी बात पर उसे करारा सा जवाब दे सकती थी कि आंटी ने सारी ज़िंदगी हमें मामू हमेशा मामू और उनके अपनों से दूर रखा है। इनके बारे में क्या ख़्याल है? लेकिन ऐसी बातों का अब क्या फ़ायदा था? शायद मामू के अकेलेपन से ज़्यादा उनकी जायदाद आपको यहाँ खींच लाई। वो तंज़िया मुस्कुराया। ज़हर में बुझी मुस्कुराहट मन्हा का वजूद नीलो-नील हो गया। उसे लगा वो फट पड़ेगी। मामू ने मुझे खुद यहाँ बुलाया है, मैं खुद से नहीं आई हूँ। जहाँ तक जायदाद की बात है, अगर इसकी इतनी हवस होती तो मेरी माँ अपने हिस्से की जायदाद भी मामू के नाम के कहने पर उनके नाम ना लिखती। हर कोई अपनी एक सी फितरत नहीं रखता। माफ़ कीजिएगा, मुझे काम है, मुझे खुदा हाफ़िज़। वो कहकर तेज़ी से वापस चली गई। अपने कमरे में लौटकर गुस्सा, हद तक और एहसास तौहीन ने पूरी तरह रुलाया। खुदा गवाह था कि यहाँ किसी लालच में नहीं आई थी। वो तो बस मामू के लिए यहाँ आई थी। अम्मी ने हाथ जोड़कर वास्ता दिया था कि मेरा भाई अकेला है और तुम भी बेआसरा हो। इसके पास चली जाओ तो दोनों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। उसे सच छुपाने को जगह चाहिए थी और मामू को घर में कोई साथी तो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। लेकिन इस इंसान ने कितनी बेदर्दी से उसे लालची और मुफाद परस्त बना दिया था। खुद से हमारे बारे में कितने मफरूज़े घड़ लिए थे, हालांकि वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। अम्मी और मामू दो ही बहन भाई थे। मामू बचपन ही से बेहद ज़हीन और फ़तीन थे। अम्मी गुज़ारे लायक थी, इतना पढ़ लेती कि अच्छी तरह से पास हो जाती। नानी को बेटी से ज़्यादा मोहब्बत थी और नाना को बेटी से ज़्यादा मोहब्बत थी और नानी को बेटे से। लेकिन रहे वो दोनों सारी ज़िंदगी बेटी के करीब ही थे। मामू ने तो मेडिकल में एडमिशन के बाद से घर से में कम ही वक्त गुजारा था। पहले हॉस्टल की ज़िंदगी, फिर दूर के इलाके में नौकरी और शादी के बाद तो आंटी के साथ मसरूफियत ने उन्हें हमेशा हमेशा आहिस्ता-आहिस्ता घर वालों से दूर ही कर दिया था। आंटी अपने ख़ानदान का बहुत दम भरती थी। मामू ना कभी किसी की फौतगी पर आ सके, ना शादी पर। बस एक बहाना कि मेरी नौकरी इतनी दूर है कि छुट्टी मिलना मुश्किल है। यूँ रिश्तों के साथ-साथ दिलों में भी दूरियाँ आ गईं। मन्ना को याद था अपना बचपन, जब मामू उनके घर आते हमेशा खाली हाथ ही आते। हालाँकि वो हमेशा से बहुत अच्छा कमाते थे। इन लोगों के हालात हमेशा से खस्ता थे, मगर उन्हें शायद कभी बहन और उसके बच्चों की हालत दिखाई ही नहीं दी थी। या आंटी ने ही एक ऐसी पट्टी बाँधी थी कि वो कुछ देख ही नहीं सके थे। आंटी उन्हें
कभी अकेले नहीं छोड़ती थी। वो इन सब के साथ कुछ वक़्त गुज़ार सके और जमी हुई बर्फ़ कुछ पिघल जाए। सिर्फ़ एक रिमशा थी जो अपने दो-दियाल से मोहब्बत करती थी, बचपन ही से उनके साथ अटैच थी और इनके लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती। उसने मामू को नाना से हमेशा पैसों के लिए उलझते देखा था। कभी उन्हें गाड़ी के लिए पैसे चाहिए होते थे, कभी अपनी किसी ज़रूरत के लिए। नाना ने कभी उनसे पैसों का हिसाब नहीं माँगा था। वो कितना कमाते हैं और कहाँ लगाते हैं, बस एक बात जो उन्हें परेशान करती थी कि वो अपना तबादला इस शहर में क्यों नहीं करवाते। अब नाना-नानी बूढ़े हो चुके थे, उन्हें बेटे के साथ की ज़रूरत थी, लेकिन मामू इस शहर में तभी लौटते जब आंटी चाहती। नाना-नानी तो बस कोई एक माँ का सहारा था ना, नाना-अब्बा को बस एक अम्मी का सहारा था कि उनकी बेटी उनकी हमदर्द है, उनके करीब रहती है, उनका ख़्याल रखती हैं, नवासे-नवासियों से नौलक लगी रहती है। वक़्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, नाना कुछ वक़्ती बीमारी काट कर चल बसे, नानी बिस्तर पर पड़ गईं तो अम्मी भी उन्हें सँभालने लगी और मामू आंटी तो ज़िंदगी एन्जॉय करने के लिए हर महीने किसी न किसी मेडिसिन कंपनी के तुफ़ैल सेमिनार अटेंड करने, किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बहाने मुख्तलिफ ममालिक में घूमते फिरते रहे। मामू ने प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू की और खूब नौकरी और साथ नौकरी भी अपनी मेहनत से तो जायदादें भी बना ली। नाना के बाद उनकी जायदाद भी सारी अपने नाम करवाने के लिए कुछ औने-पौने अम्मी ने खरीदी। कुछ जज़्बाती दबाव के साथ नानी और अम्मी से हथिया ली। यूँ मामू एक लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारने लगे और अम्मी की ज़िंदगी हमेशा इसी तरह तंगी और सादगी में ही गुज़री जैसे हमेशा थी। सारी ज़िंदगी अपने शौहर की नाकदरी सही, घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाती रहीं, बच्चे पालती रहीं। फिर बुढ़ापे में जब उन्हें खुद आराम की ज़रूरत थी, अपनी माँ को एक बच्चे की तरह पाला। इनकी ज़िंदगी अपने घर के कोने कमरे से शुरू होकर लाउंज में और किचन पर ख़त्म हो जाती थी। कभी-कभार वो सोचती थी, आंटी कितनी खुशकिस्मत रही हैं, कभी किसी ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं उठाया, ना माशी तंगी का सामना करना पड़ा और ना ही कभी शौहर बच्चों की तरफ से कोई खतरा लायक रहा। और एक अम्मी थी, सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र गई। उन्हें तो बुढ़ापे में भी सुख नहीं मिल सका। लेकिन वक़्त एक जैसा नहीं रहता। आंटी के ख़ानदान वाले जो बज़ाहिर बहुत मीठे बने रहते थे और ऐसा मीठापन कि उन्होंने आंटी से काफ़ी कुछ हटाया। फिर रिमशा की शादी के बाद आंटी से खिचे-खिचे रहने लगे। आंटी ने अपने भांजे वली से रिश्ते से इनकार कर दिया था। बदले में आंटी की बहन फ़ाइज़ा ने सारे बहन-भाइयों के ऐसे कान भरे कि वो आप सीधे मुँह बात तक ना करते थे। आंटी को तो समझ बाद में आया, लेकिन मामू को ज़रूर समझ में आया कि आंटी की फ़ैमिली कितनी बनावटी और मतलबी है। वहीं से उन्हें अपनी बहन और उनकी औलाद की मुख़लिसी का एहसास होने लगा। अब अम्मी का रवैया भी उनसे पहले से बेहतर हो गया। अब आंटी का रवैया भी उनसे पहले से बेहतर हो गया था। दोनों मियाँ-बीवी हमेशा की तरह इटली घूमने गए हुए थे, जहाँ एक कार हादसा में आंटी मौका पर ही वफ़ात पा गई और मामू की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके बाद जब वो पाकिस्तान वापस आए, तो व्हीलचेयर पर ही लौटे थे, तब से ही व्हीलचेयर पे ही थे। इस बुढ़ापे में लगी चोट कहाँ बेहतर होनी थी। पाकिस्तान लौटने के 2 महीने बाद वो अपने कमरे और अकेले अपने घर में रहे और इन 2 महीनों में घर की तनाई ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद उसे कॉल करके बुलाया और उनके पास आकर रुके। इसकी ज़िंदगी को यूँ भी बेके में तंग थी, क्योंकि भाभी से उसका वजूद बर्दाश्त जो नहीं होता था। अम्मी ने भी यही कहा था कि वो यहाँ से चली जाए और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जिए। इसलिए उसने झट से फैसला किया और वहाँ से चली आई। लेकिन अब लग रहा था शायद उसे यहाँ से भी कूच करना पड़े। आंटी की फैमिली उसे भला कैसे यहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, जिसका मुज़ाहरा कुछ देर पहले देख चुकी थी। तो शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़कर ऊपर आई, तो मामू लाउंज में ही बैठे थे, मानी के साथ कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उसका सत्ता चेहरा देखकर वो हल्के-फुल्के अंदाज में कहने लगे, आज बहुत देर तक सोती रही हूँ, बस वक़्त का पता नहीं चला। उसने मानी से कहा और वो इन दोनों के लिए चाय बना कर लाए। वली अच्छा लड़का है, तुम्हारी आंटी के ख़ानदान में से सबसे समझदार मुझे वली लगता है। बस कुछ हालात ऐसे हो गए कि ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख़ हो गया है। अगर वो कुछ ऐसा-वैसा कह दे तो उसे इग्नोर कर देना, उसका ज़ख्म अभी ताज़ा है, भरने में वक़्त लगेगा। उन्होंने मामू की बात पर सर झुकाकर सुनी, लेकिन इख्तिताम पर चौंकी। ज़ख्म नासमझी से उसने मामू को देखा, तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा तुम्हें रमशा ने बताया होगा। अब जानते हैं मैं लोगों से कम ही राब्ते में रहती हूँ, फ़ेसबुक तक तो इस्तेमाल में नहीं करती। मुझे कैसा कुछ पता चलेगा। तकरीबन 4 महीने पहले उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई सिर्फ़ पैसे के लिए। उसने ज़्यादा अमीर शख़्स से शादी कर ली। वली इस वक़्त से बहुत डिस्टर्ब है, ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ जितना वो तल्ख़ हो चुका है, मनफ़ी सोचता है और अंदर से बहुत टूट-फूट चुका है। उसे अफ़सोस हुआ था, हादसात हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने अंदर तल्ख़ी भर लें। ऐसा तुम जैसी लड़की सोच सकती है जिसने हमेशा मुश्किल ज़िंदगी गुज़ार कर बढ़ते रहना सीखा है। इस जैसा लड़का नहीं जिसने सारी ज़िंदगी आसाइशात में गुज़ारी है। उसने कभी कुछ बुरा नहीं देखा, कभी मुश्किलात में ज़िंदगी नहीं गुज़ारी। उसे तो पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में रिजेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये ज़िंदगी है, यहाँ सब कुछ होता है। सोने का नवाला खाने वालों के लिए ज़िंदगी हमेशा फूलों की सेज नहीं हुआ करती। बात तो ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी मुश्किल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें।
वो बिल्कुल नरमी से अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी, लगता है उसने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मामू ने गहरी निगाहों से उसे देखा, ऐसे लगता है मैं ज यहाँ आपके उसे लगता है मैं यहाँ आपके पैसे के पीछे आई हूँ। उसके लहजे में कुछ गुस्सा भर आया था और जो कुछ उसके अंदर पक रहा था सब बक दिया। मैं उसे समझा दूँगा, आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा, इसकी ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि मैंने आपसे उसकी शिकायत लगाई है। मानी तब तक चाय ले आया था, वो ऐसा नहीं सोचेगा क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं है। अभी आपने कहा था कि वो मनफ़ी सोच रखता है, तो अगर वो ऐसा कब तो ऐसा क्यों नहीं सोचेगा, इसलिए कि आप उसे कुछ नहीं कही इसलिए आप उसे कुछ नहीं कहिएगा, बस मुझे उसके सामने मत बुलाया करें, मुझे लगता है मुझे हकीर और कमतर समझता है। मामू सर हिलाकर अब चाय पीते टीवी देखने में मसरूफ़ थे। वो खुद भी सोच में डूब गई थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि उसने रमशा के मुँह से हमेशा वली की तारीफ़ सुनी थी। आंटी ने ख़ानदान में सिर्फ़ एक ही शरीफ़ुन-नफ़्स और सीधे मिज़ाज का था, जो अपनी माँ की फ़रमाबरदारी में मारा गया था। वो ऐसी लड़की डिज़र्व नहीं करता था जो उसके की माँ ने उसके लिए चुनी थी, मगर ये शायद उसका नसीब था। अगले दिन से ही घर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी। मामू भी इस ठक-ठक की वजह से अपने कमरे में महदूद हो गए थे। वो भी इसके साथ सारा वक़्त उनके कमरे में ही रहती थी। हफ़्ता लगा था हॉस्पिटल के लिए जो तब्दीलियाँ होनी थी। घर ने एकदम ने अपनी सूरत बदल ली थी। मामू ने घर का ख़ासा सामान बिकवा दिया था, जो भी ऊपर के पोर्शन में था और उसकी जगह अस्पताल के सामान ने ले ली थी। जब तक अस्पताल का इंटीरियर हुआ, मामू ने अपने चंद पुराने कोलीग्स और वली के दोस्तों को हायर भी कर लिया था। हफ़्ते बाद अस्पताल चालू भी हो गया और शुरू से ही वहाँ मरीज़ों का रश लगा रहता। मामू दिन के 2 घंटे अपने केबिन में बैठते, जो नीचे ड्राइंग डाइनिंग वाले पोर्शन में था, क्योंकि वो व्हीलचेयर समेत ऊपर नहीं जा सकते थे। डाइनिंग टेबल वहीं लाउंज में एक तरफ रखवा दिया था। लाउंज भी इतना बड़ा था कि इसे 2 हिस्सों में तक़सीम करना ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ था। बाकी तमाम डॉक्टर्स के लिए ऊपर के लिए कमरे मख़सूस कर दिए गए थे। जहाँ तक मामू मरीज़ देखते, वो मामू के साथ उनके असिस्टेंट के तौर पर बैठी रहती। कभी-कभी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, उनके दोस्त जब फ़ारिग हो जाते तो नीचे ही उनके केबिन में आकर बैठ जाते। इनमें से ज़्यादातर अपनी जॉब से रिटायर थे और अब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर दोस्तों की महफ़िल जमती थी। मानी चाय कॉफ़ी बना-बना कर लाता और दोस्त अपनी इस महफ़िल के मज़े लेते। इस वक़्त में मना वहाँ से खिसक जाती। उसे मामू को यूँ खुश और मसरूफ़ देखकर अच्छा लगता था। मरीज़ों को देखकर मामू ऐसे हशाश-बशाश हो जाते जैसे जवानी में हवा हुआ करते थे। उन्हें अपने काम से मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की बदौलत उनके हाथ में शिफ़ा भी बहुत थी। जब से अस्पताल शुरू हुआ था, डॉक्टर साहब बहुत खुश रहने लगे हैं और अब वो वैसे मुतमिन दिखाई देते जैसे पहले हुआ करते थे। इस दिन वो मानी के साथ नई तर्ज का पुलाव बना रही थी। जब उसने कहा था, मामू ने रात के खाने पर दावत रखी थी। वैसे तो मानी काफ़ी सभी कामों में ताक था, लेकिन जो भी बनाता आंटी की सरपरस्ती में बनाता था। अब वही सरपरस्ती मना भी कर रही थी। मामू ने कि वो तमाम कोलीग्स जो अस्पताल में उनके साथ हैं, नए अस्पताल के आगाज़ पर पार्टी का कब से मुतालबा कर रहे थे। इस दिन इतवार था और अस्पताल के टाइमिंग्स के बाद ही डिनर था, जो रात गए तक चलना थी। वो मानी के साथ लगकर काफ़ी कुछ बना रही थी, लेकिन मानने वाली बात ये थी कि जितनी देर में वो एक डिश तैयार करती, वो 2 बना के सामने रख देता था। शुक्र है अल्लाह का। मीना ने मुस्कुराकर अपना काम जारी रखा। आपका शुक्रिया बाजी। उस आपकी वज़ह से भी वो भी फिर से खुश रहने लगे हैं। मिन्हा ने मानी को देखा था जिसकी आँखों में आँसू थे। मामू से बहुत मोहब्बत करता था, मेरी वज़ह से नहीं मानी भई, अपने काम की वज़ह से। काम का आइडिया भी आपने ही दिया था। आप ना आती तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे, मुझसे तो सँभाले नहीं जाते थे। मिन्हा खामोश बाजी आप बहुत अच्छी हैं, ना जाने मायदा बाजी ने क्यों आप लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखा। वो 14 बरस का था जब काम के लिए यहाँ आया था। अब उसकी 14 साल की बेटी थी। अंदर बाहर के सभी हालात से वाकिफ़ था। खुद उसकी अपनी फैमिली में भी वली भाई के अलावा कोई नहीं था। डॉक्टर साहब को पूछने के लिए नहीं आता था। बाजी ज़िंदा थी तो हर वक़्त मजमा लगाए रखते थे। मानी भाई जिनके दम से रिश्ते थे, जब वही नहीं रहते तो उनके ख़ानदान को भी क्या, कौन जीता है या मरता है। मुश्किल वक़्त में ही तो पता चलता है ना बाजी कि कौन अपने साथ खड़ा है। वो मानी को देख कर रह गई। अच्छा जाने दो, ये बताओ कि खाना 9 बजे तक लगाना है तो रोटियाँ इस वक़्त बनाएँगे या बाज़ार से लाएँगे? डॉक्टर साहब के सारे दोस्तों को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है। बाज़ार की रोटी कभी इस घर में नहीं आती। मीना मुस्कुराने लगी। ये बात तो सच थी कि मानी जैसी रोटियाँ कोई दूसरा बना ही नहीं सकता था। चलो फिर पुलाव दम पर लगा रही हूँ। कढ़ाई तैयार है। कबाब इस वक़्त फ्राई करेंगे। हलीम को आखिर में बघार लगाना है। ट्राइफल फ्रिज में है तो आखिर में ही जाना है। ब्रोस्ट भी खाने से आधा घंटे पहले ओवन में जाएगा। उसने तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते-लेते सोचकर फिर तो उसे ताकीद की थी। वो सर हिलाता रहा। अब आप ज़रा आराम करने में मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कोई मसला हो तो देख लेना, मैं सँभाल लूँगा। उसे सर झुकाए कहा। कमरे में आते ही नमाज़ पढ़कर वो ऐसा सोई कि फिर दरवाज़ा बजने पर ही उसे होश आया। उसने वक़्त देखा तो 9:30 हो रहे थे। जल्दी से छलांग लगाकर बिस्तर से उतरी। दरवाज़ा खोला तो मानी ही खड़ा था। बाजी डॉक्टर साहब आपका पूछ रहे हैं। खाना नहीं खाएँगी आप? खाना लगा दिया। खाना तो 9 बजे लगना था। लगा कर ही
नहीं आया हूँ, मैंने सर पर हाथ फेरा तो मुझे जगाया क्यों नहीं? आपने कहा था खुद देख लेना, मैं आपको कैसे डिस्टर्ब करता। बाजी उसने ताबेदारी की हद कर दी थी। मानी भाई ये तो नहीं कहा था कि जगाना ही नहीं, मामू क्या सोच रहे होंगे। वो जल्दी से उनकी उसी हुलिये में चली आई। लॉन्च में तो खासी गहमा-गहमी थी। वो अपना खाना एक ट्रे में निकाल कर बाहर लॉन में चली आई थी। बाहर ताज़ा हवा आती हुई चेयर पर बैठकर खाना खाने लगी। दूर करीब किसी घर के लॉन में कोई मौजूद नहीं था। पता है मुस्तफ़ा, मेरा दिल करता है कि मेरे घर में छोटा-सा लॉन होता, मैं हर वक़्त इस लॉन में बैठी रहती, सब कुछ लॉन में ही आकर करती। ये यहाँ के लोग इतने बदज़ौक़ क्यों हैं? इतने बड़े-बड़े लॉन है, बाहर क्यों नहीं निकलते? वो मुस्तफ़ा जब 3 साल पहले यहाँ आए थे तो इस लॉन में बैठकर वो दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे थे। जिनके पास जो नेमत होती है उन्हें कदर नहीं होती। वो तो हम जैसे लोग तरसते हैं जिनके पास नहीं होता। मुझे दे दें ये लॉन, पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ यहाँ। मुस्तफ़ा उसकी बात पर हँस दिया था। मुँह तक जाता उसका हाथ रुक गया, मज़ीद खाने को दिल नहीं किया था। इस सब उसे ऐसे वक़्त में याद आया था, भूख ही उड़ गई थी। अब देखो मुस्तफ़ा, मैं इसी घर में बैठी हुई जहाँ हमने कभी ये ख़्वाहिश की थी, लेकिन अकेली, बिल्कुल अकेली। अपनी आँखों में आए आँसुओं को उसने बह जाने दिया। कुश्ती की पूँछ से टेक लगाकर वो आसमान को देखने लगी। तारे जगमग कर रहे थे। आप यहाँ अकेली बैठी हैं, अंकल आपका पूछ रहे हैं। न जाने कब वली उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसे पता ही ना चला। जल्दी से उसने अपनी आस्तीन से आँसू पोंछे। मैं खाना खा चुकी हूँ। अंदर मामू के दोस्त थे तो मुझे आना थोड़ा ऑकवर्ड लगा, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। खाने की ट्रे पर वली ने नज़र डाली जो जूं की तू थी। अब जब आप रहने आ ही गई हैं और सोच ही लिया है कि आंटी की जगह लेंगी, तो फिर अंदर आके मेहमानों को सर्व करना भी सीख ले। मैं ना करंट खाकर पलटी, मैं यहाँ आंटी की जगह लेने बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसी गलत फहमी है तो दूर दूर कर ले। मैं बस अपने मामू के लिए यहाँ आई हूँ, और वो भी तब जब उन्होंने मुझे बुलाया था। इतने अरसे तो अपने मामू आपको कभी याद नहीं आए। उसने अपने मामू को ज़रा चबाकर अदा किया तो मिन्हा को बहुत बुरा लगा। याद हमेशा से थे, लेकिन सच ये है कि आंटी ने ही कभी हमें उनके करीब नहीं होने दिया, क्योंकि वो अपनी फैमिली को हर जगह सामने करने की आदी थी। हम सादा लोग हैं डॉक्टर वली, हमें बनावटी बातें करनी नहीं आती। हमें लोगों के लिए दिल रखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए बेजा तारीफ़ें करनी भी नहीं आती। हमें स्टेटस से कुछ लेना देना नहीं। हम सब्र शुक्र करने वाले लोग हैं। दूसरों को हकीर नहीं समझते, इसलिए हमें एक तरफ हो गए, या के दिए गए कि जो भी आप समझ लें, या कर दिए गए जो भी आप समझ लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें मतलब परस्त या बेहिस और मौका परस्त समझ लें। हमारी अम्मी ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं की। हमें रिश्तों पर मुखलिसी सिखाई है, जो हमारे अमाल और रवैयों से झलकती है। इसलिए हमें बातें बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं, कभी नहीं पड़ेगी। हम अपने रवैयों से साबित करते हैं कि हमें दूसरे की परवाह है, ज़ुबानी कलामी जुमलों से नहीं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइंदा मेरी नीयत पर कोई शक मत कीजिए, क्योंकि मैं सब बुरे रवैये बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी ऑनेस्टी पर उठी गई उँगली बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो गुस्से से ट्रे उठाई जाने लगी। वैसे एक मशवरा है आपके लिए, सब आपकी व सब आपकी वाइफ़ की तरह नहीं है कि पैसों से के लिए रिश्ते जोड़ लें और तोड़ दें। इस दुनिया में अब भी मुख़लिस लोग हो सकते हैं जिनका मकसद पैसा नहीं होता, इसलिए रिश्ते सबसे मकदम होते हैं। न जाने क्यों वो जाते-जाते उसे जता गई थी, हालाँकि ये उसकी फ़ितरत नहीं थी। वही वली उसकी बात पर शॉक सा खड़ा रह गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर जाएगी। अब अंदर जाना मुश्किल था। वो वहीं से घर के लिए निकल गया। मामू को मैसेज कर दिया कि किसी ज़रूरी काम से जा रहा है। मामू के पास बैठी कहवा पी रही थी, तुम खाने के दौरान कहाँ चली गई थी? सब तुम्हारा पूछ रहे थे मामू, वो सब आपके कोलीग्स से, मुझे उनसे मिलकर क्या करना था? इसलिए भाई लॉन में चली गई थी। दुनिया में रहना है तो मिलना मिलाना पड़ता है। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, ना कभी किसी से मिलती थी, ना तुम लोगों को बाहर निकलने देती थी। मामू बहुत सोशल थे और अम्मी उनके हालात ही ऐसे थे कि लेकिन मैंने इसमें अम्मी का कसूर नहीं, बस मुझे अजीब लगता है। इतने इतने मर्द बैठे थे, मैं जाकर उनमें अकेली औरत बैठ जाऊँ खाने के लिए। प्लीज़ ये आप ऐसे वक़्त में मुझे मत बुलाया करें। ऐसी किसी गैदरिंग में मैं नहीं आना चाहती। मामू खामोश हो गए। वो उससे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे कि वो ये महसूस करे कि मामू उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। उसे लगा कि मामू उससे अगली बात वली के हवाले से करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है उसने मामू से भी कुछ ना कहा हो, अकेले में ही उन्हें मेरी शिकायत लगाएगा। वो सोचकर रह गई, वो नहीं जानती थी कि वली तो बाहर से ही खाना अधूरा छोड़कर चला गया। इसके बाद जब भी उसका वली से सामना, वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके गुजर गया। वो भी शुक्र करती रही कि ना वो उसे देखता है, ना ही कुछ कहता। उस रोज़ मामू ने घर पर लंच रखा था और उससे सुबह से ही पूछने आई थी कि लंच में क्या करना है? ज़्यादा लोग नहीं है लंच में, बस कुछ भी अच्छा-सा बनवा लेना, लेकिन बहुत लोगों का एहतमाम मत करना, बस 2-4 लोगों ही उन्हें ही खाना बनाना क ब बस 2-4 लोगों का ही खाना बनाना। उसने मामू की हिदायत पर अमल करते हुए कुछ अच्छी डिशेज़ का एहतमाम किया था। खाने की तैयारी के बाद वो अपने कमरे में जाने लगी, तो मामू ने उसे आवाज़ दे दी, जाकर तैयार हो जाना, तुमने मुझे लंच पर जॉइन करना है।
मामू प्लीज़ उसने मुँह बनाया, तो उस दिन तो उसने मामू को बताया था कि वो उसे अपने दोस्तों के लेके लंच और डिनर पर मत बुलाया करो। अब मामू से फिर से वही कुछ कह रहे थे, तुम्हें मर्दों की महफ़िल से तंगी होती है ना, इसके साथ एक खातून भी होंगी जिनसे तुम्हारी एक अच्छी कंपनी रहेगी। अब ये काम तो मैं नहीं कर सकता। मीना ने उनकी बात सुनकर सर हिलाया। अब तो उसे तैयार होना ही था। वो कमरे ज में जाकर नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार हुई और ऊपर आ गई। मेहमान आ चुके थे। वो खातून के पास ही बैठ गई। मानी खाना सर्व करने लगा। खातून शाइस्ता मिज़ाज थी। मामू के पुराने जानने वाले थे, मुल्क से बाहर थे। जब आंटी की वफ़ात हुई इसलिए उन्होंने अफ़सोस के लिए आए थे। खाना बहुत मज़ेदार बना है आपने बेटा। खातून ने दूसरी बार ये जुमला कहा। बिना मुस्कुरा दी, और क्या मसरूफ़ियत है आपकी, ये मेरे साथ हॉस्पिटल में हेल्प करवाती हो, सारा दिन मुझ बुड्ढे का दिल बहलाती हो। उनकी जगह मामू ने जवाब दिया। खातून ने कुछ मुतासिर होकर मुन्ना को देखा तो वह कन्फ्यूज़ हो गई। मुझे आप जैसी सुलझी बच्चियाँ बहुत पसंद है, वरना आजकल की नस्ल तो न जाने किस तरफ चल पड़ी है। बिल्कुल गैर ज़िम्मेदार और बस ख्वाबों ख़्यालों की दुनिया में रहने वाले, जिन्हें ना रिश्तों का पास होता है, ना ही किसी छोटे-बड़े की तमीज़। उनकी कम-गो फ़ितरत और चिढ़ाकर पर उन्होंने मज़ीद उसकी सुलझी फ़ितरत का अंदाज़ा लगाया। खाने के बाद उन्हें इजाज़त चाहिए, मना बर्तन और किचन समेटने लगी। मानी मामू को गेट तक ले गया ताकि वह मेहमानों को अलविदा कह सके। जब मामू वापस आए तो कुछ उलझे हुए थे। खाने के बाद उन्हें कहवा पीने की आदत थी। मीना ने कहवे की प्याली लेकर उनके सामने रखी। नहीं, दिल नहीं करा, बस कमरे में जाकर आराम करूँगा। उन्होंने मना किया। वो कुछ हैरान हो सी वापस आ गई। रात तक वो उसे उलझे-उलझे से लगे। दिन में मरीज़ भी देखते रहे तो कुछ गैर दिमागी के साथ, जैसे कोई बात उन्हें तंग कर रही है। मरीज़ को देखकर जब वो अंदर आए तो मिला उनके साथ ही मामू, कोई परेशानी है? मामू ने उसे बगौर देखा, एक हंगारा भरा और उसे बैठने का इशारा किया। दोपहर में डॉक्टर आमिर आए थे। उनकी बेगम अपने भाई के लिए तुम्हारा कह कर गई है। बिना हैरान और परेशान से उनकी शक्ल देखने लगी। भाई उनका हांगकांग में होता है। इसकी शादी हुई थी लेकिन चल नहीं सकी। उन्हें इसके लिए तुम पसंद आई, और मैं उसे जानता हूँ, कुछ तेज़ मिजाज का है, इसी वजह से पिछली शादी भी नहीं चल सकी। अब इसी उलझन में हो कि फैमिली अच्छी है, लड़का सेटल्ड है, बस उसके मिजाज की तेज़ी ने उलझन में डाल रखा है। तुम क्या कहती हो? मामू, मुझे शादी करनी होती तो मैं यहाँ आपके पास क्यों आकर रहती? इस लड़के से क्यों ना कर लेती जो भाई ने चुना था? बेटा वो किसी तरह भी तुम्हारे काबिल नहीं था, ना उसकी ढंग की नौकरी थी, ना ही खानदान। नेम तो सर से उतार रहा था तुम्हें, इसलिए मैं इस रिश्ते के हक में ना तुम्हारी अम्मी थी और ना ही मैं, मगर ये लड़का अच्छा है, वहाँ पिछले 12 साल से सेटल है। फिर तुम सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती मामू? क्या आपके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं? भाई के घर की तरह वो, उसे लगा वो रो देगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास आ गई हो। तुम्हारे होने से मुझे बड़ा सहारा मिला है। फिर से ज़िंदगी नॉर्मल लगने लगी है। मैं भला क्यों ये चाहूँगा, लेकिन तुम मेरी भांजी हो। मेरा फ़र्ज़ है कि किसी अच्छी लाइफ़ पार्टनर का इंतखाब करके तुम्हारी शादी करूँ, ताकि तुम फिर से अपने घर और शौहर के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सको। यकीनन तुम्हारी माँ भी तो यही चाहती होगी ना। वो जानती थी कि मामू गलत नहीं कह रहे, लेकिन वो सबके लिए तैयार नहीं थी। मामू प्लीज़, मैं अभी सबके लिए तैयार नहीं हूँ। आप जानते हैं मैंने खुद को कैसे इस डिप्रेशन से निकाला है, कैसे नॉर्मल हुई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं माज़ी को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। अभी वो ज़ख्म ताज़ा है। मैं अब भी इस दौर दर्द से दिन में कई बार गुज़रती हूँ, कई बार यादें मुझे सताती हैं। मुझे नहीं लगता इस तकलीफ़ के साथ मैं किसी की ज़िंदगी में शामिल होंगी तो उसे कुछ खुशी दे सकूँगी या उसके साथ खुश रह सकूँगी। मैं समझता हूँ बेटे, लेकिन ज़िंदगी में हादसात के साथ तुक्का नहीं जा सकता। वक़्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। मुझे देखो, तुम्हारी आंटी और मेरे साथ 33 सा मा तो मेरा साथ 33 साल का था, वो चली गई और मैं अकेला रह गया। तुम भी खुद पर ज़िंदगी की खुशियाँ रोक तो नहीं सकती, ना सारी ज़िंदगी इसी तरह गुज़ार सकती हो। अभी नहीं मामू, अभी नहीं, अभी मुझे अपना घर नहीं बसाना, मुझे फ़िलहाल किसी से भी शादी नहीं करनी। वो उठी और जाने लगी, तो सामने दरवाज़े में उसे वली दिखाई दिया। उस पर घड़ों पानी पड़ गया था, चेहरा हसास से हद तक से सुर्ख हो गया था। जो भी था, अपनी पर्सनल लाइफ़ का कोई पहलू वो किसी अजनबी के सामने नहीं लाना चाहती। न जाने वो कब से वहाँ खड़ा था और क्या कुछ सुन चुका था, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकी। उसके बराबर से तेज़ी से निकलती चली गई। वली चलता हुआ नामू के पास आकर बैठ गया। फ्री हो गया था तो सोचा एक कप चाय आपके साथ पी लूँ, लेकिन लगता है गलत मौका पर आ गया। वो कुछ हिचकिचाते हुए बैठ गया। ऐसी कोई बात नहीं है वली। मामू ने मानी को बुलाकर उसे चाय लाने के लिए कहा। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मिन्हा रिमशा से बड़ी है, तो अब तक इसकी शादी नहीं हुई। वो यही सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन था कि अब तक उसकी शादी ना हुई, और अगर शादी हुई है तो अपना घर-बार छोड़कर वो डॉक्टर मामू के पास क्यों रहने चली आई? इससे पहले कभी उसने इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। और वो भी तो उसके मुँह से शादी ना होने का सुनकर ही उसके दिमाग ने इस हवाले से सोचा था। सारी ज़िंदगी ना खाला के ससुराल से कभी उसका वास्ता पड़ा और ना ही कभी जान सका कि वो लोग किन हालों में हैं। फिर वो कैसे मिन्हा के बारे में जान सकता था? शादी हुई थी बेटा, लेकिन मामू ने अफ़सरदगी से सर हिलाया। अपने कमरे में जाकर वो बिस्तर पर ढह गई।
गर्म आंसुओं ने चेहरा आन की आन में भिगो डाला। जिस इंसान का माज़ी खूबसूरत गुज़रा हो, उसकी याद में जीना चाहता है। अभी 4 साल पहले पुरानी बात है। ये तो थी जब उसकी शादी हुई थी मुस्तफ़ा के साथ, वो बहुत खुश थी। मुस्तफ़ा भी उसकी फ़ैमिली की तरह सादा-सी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता था, तो उसे बिल्कुल भी शादी के बाद एडजस्टमेंट में मसला नहीं हुआ। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। एक मोहब्बत करने वाला शौहर, आमदनी भी अच्छी थी, ससुराली रिश्तेदार भी अच्छे ना सही लेकिन बुरे भी नहीं थे। नमाज़ घर पर पढ़ लो मुस्तफ़ा, बाहर बहुत गर्मी है, तुम्हारा रोज़ा भी है। वो इफ्तारी का इंतज़ाम करते पसीने में नहाई किचन से निकली थी, तभी असर की नमाज़ के लिए तैयार मुस्तफ़ा तैयार हो रहा था। यार, नमाज़ तो यूँ भी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, और वो भी रमज़ान की नमाज़। तुम शुक्र करो तुम्हारा शौहर इतना नमाज़ी परहेज़ी है। उसे शरारती अंदाज़ से छेड़ते हुए अपने बालों में कंघी करने लगा। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन आज गर्मी गज़ब की है। जब ऑफ़िस जा रहा होता तो नहीं कहा कि ऑफ़िस मत जाओ, बहुत गर्मी है और मस्जिद जाने से रोक रही हो। ना उसकी बात पर शर्मिंदा होगी। अच्छा, जाए ना, वापस आकर नहा लेना। वो मुस्कुराता हुआ घर से निकला, लेकिन वापस कैसे आया वो लफ्ज़ों में बयान करने के काबिल नहीं। मस्जिद के करीब एक तेज़ रफ्तार कार ने मुस्तफ़ा के साथ 2-3 जानों को उड़ा दिया था। काश मैंने मुस्तफ़ा को ना जाने दिया होता। काश कुछ ऐसा करके उसे रोक लिया होता। चेहरा देखकर यकीन नहीं आता था कि मुस्तफ़ा अब नहीं रहा। हकीकत को बदला नहीं जा सकता था। जिसकी मौत जहाँ लिखी थी, वो खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता है। जाने वाले के साथ जाया भी नहीं जाता। मुस्तफ़ा के जाने के बाद वो बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अम्मी उसे अपने साथ घर ले आई थी। उसका इलाज मामू के एक कोलीग ने शुरू किया था। वो मेडिसिन खा के सारा दिन सोती रहती, लेकिन जागती तो दिमाग सुन्न हो जाता। वो थोड़ा बहुत जाग रहा होता, उसमें मुस्तफ़ा के जाने का गम होता। कुछ दिन की बात होती तो ना काबिल बर्दाश्त सही, लेकिन भाभी भाभी ये कब तक देखती और बर्दाश्त करती। उन्होंने अम्मी पर वाज़िया कर दिया कि या तो वो घर के कामों में उनका हाथ बटाएं, या उसकी दूसरी शादी कर दें। चाहे 4 महीने इद्दत के ख़त्म हो चुके थे। अल्लाह ने इतना वक्त इसलिए रखा था कि औरत इस गम से उबर सके। उससे भी अब तक उभरना आना चाहिए था। उसकी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन उसने मेडिसिन के साथ अपने आप को खुद समझाना शुरू किया था। ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती। वक्त को अल्लाह ने कितना ज़बरदस्त तबीब बनाया था। बड़े बड़े ज़ख्म मुंतमिल कर देता है। वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ आने लगी थी। अद्वियात कम हो गई थी। ज़िंदगी के मामूलात शुरू हो चुके थे। उसने घर के कामों में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया था। भाभी हनूज़ उससे चिढ़ती थी, इसलिए नईम ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। अम्मी ने भी मना नहीं किया कि उसे कभी ना कभी तो घर बसाना ही था। कब तक वो इस तरह बैठी रहती। लेकिन जब नईम एक बड़ी उम्र का कम पढ़े लिखे क्लर्क का रिश्ता लाया, वो रणवा भी था और आमदनी भी बेहद मामूली थी, तो अम्मी ने मिन्हा से पहले खुद इनकार कर दिया। इस पर घर में बड़ा हंगामा हुआ। भाभी ने वाजिया कर दिया कि वो जल्द अज जल्द उसकी कहीं शादी कर दें, वरना कहीं बंदोबस्त कर दें। अम्मी को भी यही मुनासिब लगा कि वो मामू के पास चली जाए। बीवी के वफात के बाद वो बिल्कुल अकेले थे। इस तरह उनकी बेटी महफूज हाथों में होगी, और भाई को भी कोई सहारा मिल जाएगा। उन्होंने खुद मामू से बात की थी, और यूँ वो मामू के पास चली आई। वो मिन्हा एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार के बेवा हो चुकी है, ऐसी बेवा जिसका अब कोई और ठिकाना नहीं है। मैंने इसलिए उसे यहाँ बुलाया था कि उसका ठिकाना मिल जाए, और मुझे किसी अपने की मौजूदगी का एहसास रहे। वो वली बिल्कुल खामोशी से उन्हें सुन रहा था, लेकिन आज डॉक्टर आमिर की वाइफ अपने एक भाई का प्रपोजल देकर गई है। तब से एक अजीब कश्मकश में हूँ कि क्या करूँ। उसके भाई से कहा था, मिन्ना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इस लिहाज से मुझे कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो सारी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं बैठी रहेगी, और मुझे ये रिश्ता बेहतर लगा है। हाँ, लड़के के मिजाज तेज़ है, लेकिन मिन्ना समझदार है, गुजारा कर लेगी, इसलिए कुछ संजीदगी से सोच रहा हूँ। लेकिन वो कहती है उसे अभी शादी नहीं करनी। मानी तब तक चाय और बिस्किट ले आया था। डॉक्टर हुमायूं ने उसे रात के खाने के बारे में हिदायत दी, और वो चाय पीने लगे। अंकल, अभी उसे फोर्स मत करें, कुछ वक्त तो इंसान को चाहिए होता है संभलने के लिए। दिल इतनी जगह आगे बढ़ जाए, ये नहीं मान जाता। यही हाल उसका भी है। उसकी बीवी को 5 महीने हो चुके थे उसको छोड़ कर के, वो दूसरी शादी किए, लेकिन वो खुद अभी तक इस शौक को नहीं संभला था। जब भी मॉम उसे कहती कि उसके लिए लड़कियां देख रही है, तो उन्हें सख्ती से मना कर देता। पहली लड़की भी मॉम नहीं देखी थी, जिसकी खूबसूरती, मॉडर्निज्म, उसका स्टेटस देख के मॉम ने उसे चुना था। इसने कौन सा रिश्ता निभाया, 2 साल भी साथ नहीं रही, और वो बेहतर ऑप्शन मिलने पर छोड़ गई। अब भी मॉम इस जैसी को ढूंढ लाती, और ये तो तय था कि उसे मॉम की पसंद की किसी लड़की से शादी नहीं करना थी। 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है मुस्तफ़ा को गुजरे, और कितना वक्त चाहिए। कभी कभार बहुत वक्त लग जाता है अंकल संभलने में, आपको टाइम देना चाहिए मिन्हा को। यूँ
ज़बरदस्ती करेंगे तो ऐसा लगा कि आप उस पर अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। नई ज़िंदगी इंसान खुशी से शुरू करे तो ही अपनी पुरानी ज़िंदगी से निकल सकता है। मामू ने उसे बखौर देखा, वो कमोबेश इसी दौर से गुज़र रहा था, इसलिए बेहतर जानता था। मामू ने इस बात में सर हिलाया और चाय पीने लगे। पहली बार वहाँ बैठे-बैठे वली को लगा उसने वाक़ई में ना के साथ ज़्यादती की है। वो बेचारी तो खुद हालात और किस्मत की मारी हुई थी और वो इसे लफ्ज़ों की मार मारता रहा। उसे अपने किए पर अफ़सोस हुआ था। इस दिन वो हॉस्पिटल में मौजूद अपने रूम से निकल कर नीचे जा रहा था जब बहुत ज़ोर से एक धमाके की आवाज़ आई। वो कुछ तेज़ी से उतरा, बेसमेंट में जाती सीढ़ियों पर उसे मना अपना मोबाइल गोद में लिए अफ़सुर्दा सी शक्ल बनाए दिखाई दी। यकीनन उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरा था और इसी के गिरने की आवाज़ थी जो उसने कुछ देर पहले सुनी थी। टूट गया। मीना ने सर उठाकर उसे देखा जो ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा उससे पूछ रहा था। हमेशा के बरक्स उसका लहज़ा धीमा और नरम था। वो मायूस सी मुस्कुराई। स्क्रीन डैमेज हो गई है, ऑन नहीं हो रहा। वो उसके बराबर आकर बैठ गया। उससे मोबाइल लेकर कुछ देर उसे देखता रहा। मैं ले जाता हूँ, एक जानने वाले को दिखा दूँगा। नहीं रहने दे, मानी भाई को दे दूँगी, उसने कुछ तामुल से कहा। मानी कहाँ तो मोबाइल मार्केट में लेकर घूमना पड़ेगा, मैं ठीक करा दूँगा। मेरा एक जानने वाले की शॉप है, काबिल एतबार है। मैंने कहा कुछ देर खामोश रही। ये ठीक तो हो जाएगा ना? इसके लहजे का तफक्कुर देखकर वली को लगा उसका कोई अहम डाटा मौजूद है। कोशिश करते हैं। मोबाइल उसने पैंट की जेब में रखा और चला गया। जब वो गेट से निकल रहा था मैं तो बिना उसके पीछे आई। इसमें कुछ ज़्यादा अहम चीज़ें नहीं हैं। सो इस अगर डाटा लॉस हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, बस ठीक हो जाना चाहिए। वली ने एक चिट्ठी सी नज़र उसके ऊपर डाली। घर जाते हुए उसने मोबाइल शॉप पर पहुँचा दिया था। अगले दिन अपने सरकारी अस्पताल से निकलते उसने शॉप का रुख किया था। का प्रोसेसर डैमेज हुआ था जिसे तब्दील कर लिया गया था, लेकिन शॉपकीपर ने ख़ास ताकीद की थी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसे तब्दील कर लिया जाए। मोबाइल लेकर वो गाड़ी में बैठा ही था। जूँ ही चेक करने के लिए उसने मोबाइल का जायज़ा लिया, उसके सामने गूगल इमेजेस आ गए। मीना की बहुत तैयारशुदा तस्वीरें जिसमें वो मुस्तफ़ा के साथ बेहद खुश और मुतमईन दिखाई दे रही थी। वो स्क्रॉल करता चला गया, एक के बाद एक तस्वीर देखते उसे इस लड़की के लिए अफ़सोस हुआ था। वो जो तस्वीरों में ज़िंदगी से भरपूर और अब बिल्कुल संजीदा और ज़िंदगी से ढसी हुई लड़की का रूप धार चुकी थी। उसने मोबाइल ऑफ करके डैशबोर्ड में रख दिया। रात को अस्पताल से निकलने से पहले जब उसे मिन्हा उसे लॉन में दिखाई दी, याद आया कि उसे मोबाइल वापस देना है। मोबाइल गाड़ी से निकाल कर उसने मिन्हा को थमा दिया। ठीक हो गया, लेकिन इसे जल्द से जल्द चेंज कर ले तो अच्छा है। मिन्हा ने मनमून होकर उसे देखा था। उसके चार्जेस बता दें। वली इसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराने लगा। एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर पिला दे। वो तो पिला दूंगी, लेकिन प्लीज़ चार्जेस भी बता दें। यही चार्जेस है, मैं यही बैठा हूँ। अब 2 कप कॉफ़ी के लिए आए। मिन्हा जाने लगी तो उसने कहा मैं क्रीमी कॉफ़ी या चॉकलेट की टॉपिंग भी लेता हूँ, मानी से पूछ लीजिएगा। उसे सब पता है। वो खामोशी से अंदर चली गई। मानी से पूछा तो उसने पेशकश की कि वो बना देता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कॉफ़ी उसने बनाकर पिलाने की बात की थी। सो असूलन उसे ही बनाना चाहिए था। मामू ने अभी तक खाना नहीं खाया था। वो अपने कमरे में थे। रिमशा की कॉल आई हुई थी। वो बच्चों से बातें करने में मसरूफ़ थे, इसीलिए उसने उनसे नहीं पूछा। कॉफ़ी के 2 मग लेकर वो बाहर लॉन में ही चली आई। दिसंबर के मौसम की वजह से बाहर ठंड काफ़ी थी, लेकिन वो भी बड़े मज़े से बैठा हुआ था। मेज़ पर ट्रे रखकर उसने अपना मग उठाया और उसकी क्रीमी कॉफ़ी विद चॉकलेट टॉपिंग उसके मुकाबले उसकी सादा कॉफ़ी थी। कॉफ़ी का सिप लेते ही उसने मुंह से निकला, फंटास्टिक, आप तो एक कॉफ़ी शुरू कर सकती हैं। वो ज़रा झीम गई। इतनी भी कमाल की नहीं है, इससे ज़्यादा कमाल की है। मीना ने बेयकीनी से सर नफ़ी में हिलाया। सच अंकल को बता कर दीजिएगा, वो बताएंगे आपको कि कितनी ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाई है। मीना ने थैंक्स कहा। आई एम सॉरी, मेरा एटीट्यूड हमेशा आपसे काफ़ी बुरा रहा है। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा, शायद इसलिए कि वो कुछ देर रुका और अपना मग के किनारे पर हाथ फेरने लगा। मग से निकलती भाप में उसका चेहरा चुप गया था। मैंने उसके तासरात गौर से नहीं देख सकी। मैं ज़ायरा के जाने के बाद हर किसी को शक की निगाह से देखने लगा हूँ। मुझे यही लगता है कि कोई किसी से ताल्लुक़ जोड़ रहा है तो सिर्फ पैसे के पीछे, हर किसी के बज़ाहिर अच्छे अमल के पीछे लालच ही होता है। वरना खामोशी से अपनी कॉफ़ी पीती रही। बस मैं कुछ अरसे से ऐसी ही फ़ुज़ूल सा हो गया हूँ। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलूँ, लेकिन वो ऐसा ज़ख्म देकर गई है जिससे मैं अभी उभर नहीं सका। इट्स ओके, मैं समझ रही हूँ। मैंने भी बदले में आपको काफ़ी बुरा भला कहा, सो हिसाब बराबर हो गया। आपको माज़रत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वाक़ई बहुत ज़रूरी है कि आप इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलें, क्योंकि ये सब किसी दूसरे को तो शायद इतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपको हो रहा है। और इन्हें सोचकर सर हिलाया। अब जबकि आप मुझे माफ़ कर चुकी हैं और हिसाब भी बराबर हो चुका है, तो क्या मैं समझूँ कि हम दोस्त हैं? मना चौंकी। मैं मेल से दोस्ती नहीं करती। वेरी सॉरी, इस वक्त आपने मुझ पर एक एहसान किया है, इसकी कीमत ये कॉफ़ी है। वो वही एहसान पूरा कर
कर रही हूँ। वली कुछ नादम सा होगा, लेकिन उसे कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि वो ऐसा ही कुछ कहेगी। वो जिस सर्कल से था वहाँ की लड़कियाँ बड़े आराम से ऐसी दोस्तियाँ कर लेती हैं, लेकिन वो जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थी उसने यही रद्द-ए-अमल देना था। ओके, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कॉफ़ी हवा में लहराकर उसने सामने मेज़ पर रख दिया था। मिना खामोश रही। वली उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ ही वो उठी और दोनों नग ट्रे में रखकर अंदर बढ़ गई। यकीनन खाना तैयार हो चुका था और मामू उसका इंतज़ार कर रहे थे। निमिषा की सालगिरह आ रही थी और मामू चाहते थे कि उसे कुछ तोहफ़े भिजवा दें, इसलिए उन्होंने मिना से कहा था कि वो वली के साथ जाकर निमिषा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाए और बच्चों के लिए कुछ खिलौने। मिना वली के साथ जाने में तामुल थी, लेकिन मामू का इसरार था कि वो ड्राइवर के साथ उसे अकेले नहीं भेज सकते, सो चारों नाचार उसे वली के साथ ही जाना पड़ा। तो उसे शहर के एक बड़े मॉल में ले आया था। ब्रांड्स की दुकानों पर घूमते उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या खरीदे। उसने कभी ब्रांड्स नहीं पहने थे। इससे ज़्यादा वली आगाह था कि उसे क्या खरीदना चाहिए। उसे जो-जो दिखा रहा था वो बस सर हिला रही थी। वली की चॉइस बहुत अच्छी थी। कुछ अपने लिए भी पसंद कर लें। अंकल ने कहा था कि आपको शॉपिंग के बगैर वापस ना लाऊँ, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वो झिझकते हुए कहने लगी, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है चीज़ों की ज़रूरत तो रहती है। प्लीज़ कुछ ले लें वरना अंकल मेरा बायकॉट कर देंगे। उसके बार-बार इसरार पर उसने चारों नाचार एक सूट खरीद ही लिया। वली एक शॉप से बाहर निकल रहे थे जब किसी ने वली को पीछे से पुकारा। वो पलटा और जैसे पत्थर हो गया। मिना ने उसकी इस गोरी चिट्टी लंबी सी हसीना को देखा जो बगैर आस्तीन के चुस्त कमीज में मलबूस बिना दुपट्टे के मेकअप में ये थी। ऐसी लड़कियों को देख कर मिना को यूं भी तनबी गश पड़ते थे। सरप्राइज, वो वाकई सरप्राइज ही हुआ था। तुमने शादी भी कर ली, लगता है इस बार आंटी की मर्जी नहीं चलने दी तुमने। मना को देखते उसने कहा था, वैसे नाइस चॉइस, तुम्हें सूट कर रही है। जैसे कंदर बेटे तुम हो ना, यही लड़की तुम्हारे साथ अच्छी लग रही है। मीना का सांस रुक गया था। जस्ट शट अप, गली का राय है, इसके बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना। दाँत पीसकर उँगली उठाते हुए उसके दूबदू उसे वार्न कर रहा था। मैंने ऐसे क्या कहा है, मैं तो उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल ठंडे लहजे में बोली थी। जैसे वली के उससे उसकी वार्निंग का कोई असर ही नहीं लिया। तो तुम जैसों की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है इसे, और तुम्हारी तारीफ़ के बगैर भी परफेक्ट है। तुम्हारी तरह फेक फेक वूमेन नहीं है। मीना ने हैरत से वली को और फिर उसे देखा था। वाओ! इतनी अच्छी है, चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी मुझसे जान छूट गई। इनफैक्ट मैंने ही जान छुड़ा ली तुम जैसा बुज़दिल मर्द और तुम्हारी डोमिनेटिंग माँ से, और तुम्हें ये प्योर और सिंसियर लड़की मिल गई। वो तंज़ करती एक नज़र मिना पर डालकर मुड़ गई। मिना जान गई थी कि वो कौन है। उसका चेहरा अर्क-अर्क था। वली ने उसे जाता देखा, फिर मुड़ा। चलो यहाँ से। वो जल्दी से पार्किंग की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी इस बुरी तरह से उड़ाई कि जैसे आज कहीं मार ही डालेगा। मन्हा उसे रोक नहीं सकी, कुछ भी नहीं कह सकी। बस उसे यकीन हो गया था कि आज इस दुनिया में सलामती का उसका आखिरी दिन है। उसने आंखें मूंद ली कि अभी गाड़ी कहीं लगी और एकदम गाड़ी एक झटके से रुकी तो उसने आंखें खोली। वाली सर को स्टेयरिंग व्हील पे गिराए गहरे गहरे सांस ले रहा था। मन्हा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे वली से खौफ आ रहा था। ऐसे गुस्से में तो पहले कभी नहीं आया। तो बिना कोई आवाज़ निकाले गाड़ी दरवाजे के साथ चिपकी रही। वली ने सर उठाया, सीट की पुश से टका दिया। स्ट्रीट लाइट्स में वो उसे देख सकती थी। उसकी नाक और कानों की लुएं तक सुर्ख हो रही थी, आंखें चमक रही थी। ये लड़की मेरी माँ की चॉइस थी। एक फेक और मुफाद परस्त लड़की जिसका ताल्लुक एक अच्छे घराने से था, मॉडर्न, पढ़ी लिखी और सोसाइटी में मूव करने वाली। मेरी माँ की चॉइस ऐसी ही लड़की होना थी। 2 साल तक वो मेरे साथ रही तो कभी घर में सुकून की फिजा नहीं रह सकी, क्योंकि मॉम मॉम कभी किसी को अपने के ऊपर नहीं देख सकती थी और उसे झुकना नहीं आता था। इस दौरान मैं एक गेंद की तरह बीवी और माँ के बीच घूमता रहा। मेरी माँ मुझे अपने ज़ेरे तसल्लुत देखना चाहती थी और बीवी अपने कब्जे में। मरी ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। सारी ज़िंदगी मॉम मुझे यही बताती रही कि रिम्शा मेरी दुल्हन बनेगी। वो बहुत अच्छी और मासूम थी। शायद इसीलिए आंटी ने इसका रिश्ता मुझे नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मॉम उसे खा जाएंगी। वो अपनी बहन के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो मेरी शराफत से भी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मॉम मेरे लिए ये चुनकर लाई जिसका मकसद बस पैसा उड़ाना था, और इस पैसे के लिए वो मुझे छोड़ गई और मैं अपने से बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ली। मिन्हा दुख से उसे देख रही थी। वो मर्द का किसी औरत के सामने रोना, अपना दिल खोलना बहुत बड़ी बात थी, और अब मॉम फिर से किसी ऐसी ही लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती जो ज़ाहिरा से भी अच्छी हो ताकि उसे दुनिया को दिखा सके कि वो पहले से भी अच्छी बहू लाई है, कि उनका बेटा एक शादी ख़त्म होने के बाद भी कैसा हीरो है, कि उसे कोई भी अपनी शानदार हीरे जैसी बेटी दे सकता है। उसका सर कोई नहीं झुका सकता। उसके चेहरे पर ज़ियत थी। मैं तंग आ चुका हूँ। मैं इनका खरीदा गया कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे वो अपनी मर्ज़ी से खरीदे, कपड़े पहनाए, जहाँ दिल करे बिठाए और जहाँ दिल चाहे उठा कर रख दे। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ जिसकी अपनी भी कोई ख्वाहिशात है, एहसासात है, जज़्बात है। मैं अपनी ज़िंदगी कुछ अपनी मर्ज़ी से भी जीना चाहता हूँ।
वो चुपचाप सुनती रही, अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहा था, अपना बोझ उतार रहा था। कुछ देर वो गाड़ी की सीट से टेक लगाए बैठा रहा, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब की बार वो बहुत मोहतात ड्राइविंग कर रहा था। मीना खामोशी से बाहर देखती रही। घर के बाहर गाड़ी रुकी तो मीना ने सामान उठाया और उतर गई। वली ने उसे पीछे से आवाज़ दी। वो पलटी तो उसके चेहरे पर कुछ नदामत थी। आज का ज़ायरा का कहा हुआ कुछ बुरा लगा तो मैं माफ़ी माँगता हूँ आपसे। मीना ने थूक निकला, उसका हल्क खुश्क था। उसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने उससे वो कहा उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ, उसे बिना देखे बिना ही कह रहा था, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वली ने उसे ज़रा की ज़रा देखा, जो गुड नाइट कहकर गाड़ी स्टार्ट की और वरना अंदर जा चुकी थी। वैसे नाइस चॉइस, तुम्हें सूट कर रही है, जैसे कंजर्वेटिव तुम हो यही लड़की तुम्हारे लिए साथ अच्छी रहेगी। वली के दिमाग में ज़ारा की बात उभरी थी। बेसमेंट में जाती जाती बिना के ज़हन पर भी ये जुमला बार बार दस्तक दे रहा था, तुम जैसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है उसे, वो तुम्हारी तारीफ़ के बगैर ही परफेक्ट है। तुम्हारी तरह फेक और मीन नहीं है। उस दिन के बाद उसे हर जगह से गुरेज था जहाँ वली के आने का इम्कान हो। वह अस्पताल से जाने से अस्पताल के जाने से पहले मामू के पास बैठना लाजमी था। तब वो किचन में चली जाती, उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी बनाकर भिजवा देती, लेकिन उसके सामने जाने से कुतराती। वली ये महसूस कर चुका था। हर बार कॉफ़ी का मग मानी से थामते वो पूछता कि कॉफ़ी उसने बनाई है, तो मानी बता देता कि मीना बाजी ने बनाकर भेजी है। वो खामोशी से पीने लगता। इस दिन जब डॉक्टर कमाइयों के साथ बैठा था तो पानी भागता आया, डॉक्टर साहबा वो मिन्हा बाजी का हाथ कट गया, बहुत खून निकल रहा है। वली तेजी से उठा, किचन की तरफ भागा। किचन में मिन्हा स्लैब के पास अपना बायां हाथ दबाए खड़ी थी। खून तेजी से उसकी उंगली से स्लैब पर गिर रहा था। ये क्या हुआ? उसने जल्दी से मना का हाथ थामा। मानी को अपने कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स लाने का कहा, कह के भेजा। खुद उसका हाथ नल के नीचे किया और उंगली पर प्रेशर दिया ताकि खून रुक जाए। कट गहरा था, इसलिए खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मना लब भीजे खड़ी थी। मामू भी अपनी व्हील चेयर किसी तरह घसीट कर किचन के दरवाजे तक आ गए थे। ज़्यादा गहरा गया तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। वली ने सर हिला दिया, उसे भी यही लग रहा था। मानी जब किट लेके वापस आया, उसने जख्म साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। ऊपर ओटी में चले, स्टिचेस लगाने होंगे। मन्ना का रंग जर्द हो गया। अस्पताल में छोटा सा ओटी था जिसमें मामूली नोयत की सर्जरी होती थी। कुछ देर रुक जाए, क्या पता रुक जाए बेटा, कट गहरा है, ऐसे नहीं रुक रहा। मानी एक कोने में खड़ा था। मगर ये हुआ कैसे? मामू ने मानी को देखा। वो जी बाजी मसाले का पैकेट खोल रही थी कि छुरी से अचानक छुरी उंगली पर लग गई। मानी ने प्रेशर दिए देते देते ही उसे कहा था, वली ने प्रेशर देते देते ही उसे देखा था, इसे दबा कर रखे और ऊपर चले। मन्हा ने रोना चारों नाचार मामू को देखा, उन्होंने भी सर हिला दिया। वली किचन से तेजी से ऊपर की तरफ गया ताकि मुनासिब इंतजाम कर ले। मन्हा हाथ लेकर मानी के साथ भरे भरे कदमों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। ओटी के दरवाजे पर पहुंचकर भी पांव कांप रहे थे, दिल किया भाग जाए, लेकिन कोई चारा नहीं था। ओटी के टेबल पर बिठाकर वली ने नरमी से कहा था, आप बस आंखें बंद कर लें, जब तक मैना को खोलनी नहीं है, रिलैक्स रहें, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। कोई इंजेक्शन लगा कर सुन कर दे प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है। वो मैं कर चुके, आपने बस आंखें नहीं खोलनी। उसने कब उसे इंजेक्शन लगाया कि उसे पता ही नहीं चला। इतना और शायद खौफ इतना ज़्यादा था कि उसे महसूस ही नहीं कर सकी। वो आंखें बंद किए सिरे लब कुछ पड़ने लगी और ये टांके लगाने के दौरान गाहे बगाए उसकी तरफ देखता तो हौले से मुस्कुरा देता। वो एक नन्ही बच्ची की तरह डरी हुई थी। हो गया, अब आंखें खोल ले। चीज़ के बाद उसने पट्टी कर दी। मना ने हैरत से आंखें खोल दी, इतनी जल्दी हो भी गया? अपने हाथ को देखा, कौन सा बाईपास था? वो अब सिंक में अपने हाथ धोते हुए आईने में उसे देखकर मुस्कुराया था। पता ही नहीं चला, नहीं पता चलना था। अब यूं ही इतना डर रही थी, अब वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वाकई उसने ऐसे हुआ बना लिया था कि जैसे दिमाग या दिल का ऑपरेशन हो। बस सब पानी से बचा कर रखिए, कल सुबह अंकल से ड्रेसिंग करवा लीजिएगा, रात को मैं कर दूंगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स इसमें लिख दी थी ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब जाऊँ? हाथ में प्रिस्क्रिप्शन पकड़े उसने पूछा था, चाहें तो बैठ जाएं, कॉफ़ी पीते हैं। उसने झट से सर नफ़ी में हिलाया। वली ने तो मजाक में ही कहा था। उसका रद्द अमल देखकर मुस्कुरा दिया। आइंदा एहतियात करिएगा, इतनी जल्दी क्या थी पैकेट खोलने की, आराम से भी खुल ही जाना था। उसकी बात पर वो झीम गई और अल्लाह हाफिज़ कहकर नीचे चली आई। इस शाम जब मैंने असर की नमाज़ पढ़कर ऊपर आई तो लाउंज से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। वो सीधा किचन में आ गई जहाँ मानी चाय का इंतज़ाम कर रहा था। कोई आया है? मानी भाई, वली भाई और उनकी माँ आए हैं। मना का सांस खुश्क हो गया। आंटी की फैमिली से सामना, और वो भी फ़ायज़ा आंटी से, बड़ा कठिन मरहला था। लेकिन अगर वो अभी दामन बचाकर वापस चली भी जाती तो भी जानती थी कि मामू से बुला लेते। उसने हिम्मत करी और लाउंज पे सलाम करने चले गई। अस्सलाम वालेकुम, ये मन्ना है ना? बहुत पहले देखी थी। आंटी का स्टाइल ऐसे ही था जैसे वो किसी एक्सरे मशीन के आगे खड़ी हो गई, बिल्कुल रमशा जैसी लगती है। मायदा ठीक कहती थी, रमशा अपने दुधियाल पर गई है। मना को देखकर यकीन हो गया कि वो अपनी पुप्पो और उसके बच्चों जैसी है। हमारा कोई रंग नहीं लिया उसने। मना कुछ कंफ्यूज सी मामू के बराबर बैठ गई। ना जाने रही रमशा और उसकी तारीफ थी या बेइज्जती, जो भी थी इनकी खुद पर मरकूज नज़रों से सख्त तिलमिला रही थी। खैर डॉक्टर साहब, मैंने इस बार
मलाला के पास कुछ ज़्यादा वक्त का ठहरने का फ़ैसला किया है। उसका सी सेक्शन है, जब तक नहीं हो जाता मैं उसके पास ही रुकूंगी। आप तो जानते हैं पहले से मेड है उसके पास वहाँ, उसने इनके तीनों बच्चों को संभाल रखा है, अब मज़ीद अफोर्ड नहीं हो सकती, इसलिए मुझे बुला रही है। वैसे तो मैंने भी क्या ही करना है, चलो मेड को ही देख लूँगी, बच्चे भी कुछ बड़े हैं, अपना आप संभाल सकते हैं, बस गाइडेंस चाहिए होती है कि चलो वही सही। मामू सर हिला रहे थे, वली सा खामोश बैठा मन्ना की तरफ कभी कभार देख लेता, जो अपने कपड़े के डिज़ाइन को बार बार उंगली से ट्रेस कर रही थी। वो महसूस कर सकता था कि वो उसकी मॉम की मौजूदगी से गैर आरामदेह है। जख्म कैसा है आपका? अब कुछ रिलैक्स करने के लिए वली ने मुखातिब किया, तो मन्ना ने सर उठाकर देखा, अब तो काफ़ी बेहतर है। और रोज़ाना खुद उसकी ड्रेसिंग करता था, उसे पूछता था कि दर्द तो नहीं है, उसका जख्म का और मुआयना करता था। कल उसने ड्रेसिंग खोल दी थी क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। फ़ायज़ा आंटी ने दोनों को देखा, फिर डॉक्टर हुमायूं को। मैं जाने से पहले वली की शादी करना चाहती हूँ। उनकी बात ने पर सभी चौंके थे। अच्छा, लड़की देख ली है क्या? मामू ने खुशी से पूछा। डॉक्टर इरफान की बेटी साइमा, अभी कुछ अरसे पहले ही एक शादी में मुलाकात हुई थी, तो मैंने बातों बातों में पूछ लिया। मास्टर्स कर रही है डॉक्टर इरफान, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब तो जानते हैं कितनी अच्छी फैमिली है, लड़की बहुत अच्छी है। मामू खामोशी से सुन रहे थे। वली के चेहरे पर तनाव था, जिसे मामू ने भांप लिया था, वैसी अच्छी जैसी जायरा थी। वली ने तरक्की से पूछा, तो आंटी ने कुछ नागवारी से उसे देखा, इससे बहुत अच्छी। और ये आप कैसे कह सकती हैं? आपने तो ज़ायरा को भी कोई 30 लड़कियां रिजेक्ट करके ही चूज़ किया था। वली, इस वक्त मैं डॉक्टर साहब से मशवरा लेने आई हूँ, तुम ये कोट घर जाकर लगा सकते हो। उन्होंने दांत पीसे। घर चल कर नहीं, ये कोट यहीं लगेगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है जिसका फैसला आप अकेले लेती हैं और आखिर में मुझे बताती हैं। वली, उन्होंने गुस्से से उसे देखा था। माम, मुझे आपकी पसंद की गई किसी मॉडल, किसी स्टाइलिश, किसी महलों की शहजादी से शादी नहीं करनी। मैं ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ, इत्मीनान चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ। इतना तो मुझे पता चल चुका है कि जो वो आपकी किसी पसंद की लड़की में मुझे कभी हासिल नहीं होनी। और ये जो आप अंकल से कह रही हैं आप इनसे मशवरा लेने आई हैं, तो ये आप मशवरा लेने नहीं आई, आप अंकल को फोर्स करने आई हैं कि वो डॉक्टर इरफान से कहें कि वो अपनी बेटी की शादी आपके इस बेटे से कर दें, जिसकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। क्योंकि ये बात आप भी जानती है कि अभी कि उनका भी एक स्टैंडर्ड है, वो क्यों देने लगे अपनी कंवारी बेटी का आपके बेटे के को रिश्ता। इसलिए इतने अरसे बाद आप यहाँ आई हैं, क्योंकि आपकी अपनी गर्ज थी, वरना आंटी के जाने के बाद तो आप कभी अंकल से मिलने नहीं आई। वली, वो शॉक्ड बैठी बेटे को देखती रह गई। जब से ज़ायरा गई थी वो बदल गया था, उनसे बहस करता था, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता था, लेकिन वो ये सबके सामने इस हद तक उनको आईना दिखा देगा, उन्हें अंदाज़ा नहीं था। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। मिन्हा उठने लगी है। उसकी उनका आपस का मामला था, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसे अपना वहाँ बैठना अजीब लगा। बैठो मिन्हा, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा घर है। वली ने उसे उठते देख कर तेज़ी से टोका। वो वहीं दबक गई। रिमशा अच्छी थी, सिंपल और मेच्योर थी, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि आपकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से आंटी ने रिश्ता नहीं दिया। तो क्या मैं इन लोगों के पाँव पड़ जाती? जब आयदा नहीं चाहती थी तो वो ठीक ठाक से गुस्से में तभी बैठी थी, तो ठीक है, फिर तो माँ के बगैर ले जाओ जाके जिमशा जैसी लड़की, अच्छे घर की लड़की, तो फिर ठीक है, तुम माँ के बगैर जाके ले आओ रिमशा जैसी अच्छी घर की लड़की। नखवत से सर झटक के उन्होंने कहा था। डॉक्टर हुमायूं वली को देखने लगे। वली ने एक गहरी सांस भरी। अंकल, रिमशा आपकी बेटी थी, ठीक है कि इसके लिए आपको मैं पसंद नहीं था, लेकिन क्या मिन्हा के लिए भी मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ये भी तो आप ही की बेटी है। मिन्हा और डॉक्टर हुमायूं तो चौंके ही थे। फायजा को तो जैसे 100 वर्ल्ड का झटका लगा। व्हाट आर यू इन सेंसेस? ये लड़की, नो नेवर। क्यों? अभी आपने कहा था कि ये अंकल बिल्कुल रिमशा जैसी है, तो जब आप रिमशा हो सकती है तो ये क्यों नहीं? क्योंकि ये अंकल की भांजी है और वो बेटी। ये डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर थी। ये बेवा है, वो कुंवारी थी। यही है ना आपकी एक्सक्यूजेस? इसी वजह से इनकार कर रही है ना आपकी, ये आपकी स्टेटस पे पूरी नहीं होते थे। वली, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। मामा जैसी लड़की मुझे चाहिए, वो मिन्ना ही है। एक बार आपकी सुन ली, लेकिन अब की बार नहीं मॉम, अब नहीं। मिन्ना उठी और तेजी से वहां से चली गई। तुमने उसकी हैसियत देखी है? ये है क्या ये लड़की? ऊपर से बेवा। गॉड, तुम क्या कह रहे हो वली? मेरा तो दिल बंद हो जाएगा। उन्होंने अपना सर थाम लिया। मैंने बस इसकी नेचर देखी है, उसकी सादगी और रिश्तों को निभाने की नीयत देखी है मॉम। बेवा अगर वो है तो आपका बेटा भी कौन सा पहली शादी करने जा रहा है? हकीकत को देखे मॉम और मान ले। फायजा तासुब से सर हिलाने लगी। फायजा बैठ जाओ सुकून से, बच्चों के मामले में ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करती। ये बात तुम कब समझोगी? और वली बेटा, इतना बड़ा फैसला मैं मिन्हा से पूछे बगैर नहीं कर सकता। तुम जानते हो शादी के नाम से भागती है। डॉक्टर हुमायूं ने उसे समझाना चाहा। अंकल, मुझे कोई जल्दी नहीं, बस उसे वक्त चाहिए, वो ले ले। लेकिन आप तो कोई अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है ना, सिर्फ इतना बता दे। एतराज़ पहले भी नहीं था, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। डॉक्टर हुमायूं ने फायजा को देखा। इस औरत के बेटों को उनकी बेगम ने रिश्ता नहीं दिया था, भांजी को कैसे दे देते?
जानता हूँ एतराज़ पहले भी मॉम की वजह से था और अब भी वही होगा, लेकिन अब मैं इस लड़की के साथ ज़्यादती नहीं होने दूँगा। बेशक वो आपके साथ यहाँ रह ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अंकल। बस आप ये बता दें कि आपको कोई एतराज़ नहीं है। डॉक्टर हुमायूं ने एक गहरा साँस लिया और सर नफ़ी में हिलाया। लेकिन मेरे लिए मन्हा की मर्ज़ी अहम है, हतमी फ़ैसला उसी का होगा। फ़ायज़ा उठी और गुस्से से बाहर चली गई। वली ने डॉक्टर हुमायूं के पास नीचे बैठते हुए कहा, अंकल मैं मन्हा को पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता उसकी क्या फ़ीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे जैसी अच्छी लड़की ही अपनी लाइफ़ पार्टनर के तौर पर पसंद है। उसे कहें कि वो वक़्त ले ले, लेकिन इनकार ना करें। मैं उसे हमेशा इतना ही खुश रखूँगा जितना वो मुस्तफ़ा के साथ थी। डॉक्टर हुमायूं उसे देख कर रह गए। उससे पहले कभी वली का ये रूप नहीं देखा था। वो मुस्कुराए और उसके गाल थपके। ऐसा हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी वली। वली मुस्कुराया और उनसे इजाज़त ले गया। डॉक्टर हुमायूं ने गहरा साँस लिया और मानी को आवाज़ दी कि वो उन्हें उनके कमरे में ले जाए। रात खाने की मेज़ पर बहुत खामोशी थी। डॉक्टर हुमायूं से खाना खाते मन्हा को देख लेते और खामोशी से सर झुकाए बस खाना खा रही थी। ज़ख्म अब कैसा है? बात तो करना ही थी। जी, उसने सर सर झुकाए ही जवाब दिया। दर्द तो नहीं होता थोड़ा बहुत, क्या रखना अब जी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बात का आगाज़ करें। बिलाखिर जब उसका खाना ख़त्म हुआ तो उन्होंने मानी को आवाज़ दी कि बर्तन उठा ले और उसे मन्हा से कहा कि उन्हें कमरे में ले जाए। कमरे में पहुँचकर उन्होंने उसे देखा, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ बैठो मन्हा। उनके हुक्म की तामील करती सामने बैठ गई। वली कैसा लगता है तुम्हें? मामू ये कैसा सवाल है? वो गैर आरामदेह हुई। इसे उनसे ऐसे बराह-ए-रास्त सवाल की तवक्को जो नहीं थी। अच्छा या बुरा बस ये बता दो, अच्छा है मगर तो उसने आज जो भी कहा इसके बारे में क्या कहोगी? मन्हा ने सर उठाया। वो जो कुछ आंटी का रिएक्शन था, इसके बाद भी आप पूछ रहे हैं? हाँ, इसके बाद भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इस औरत का रिएक्शन यही होना था। वो वली को हमेशा किसी जागीर की तरह मुट्ठी में रखना चाहती है। उसने हमेशा यही किया है। वो उसकी इसी फितरत की वजह से तो हमने रबिया का रिश्ता वली से नहीं किया। हालाँकि हम दोनों मियाँ-बीवी को वो बहुत प्यारा था। तो अब आप इस वली की से मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। उसे लगा कि बेटी और भांजी में फ़र्क होता है। मैं उस वली के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने देखा है इस लड़के ने अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। रिमशा की दफ़ा वो ऐसा नहीं था। जो इस वक़्त तो उसके कपड़े तक उसकी माँ तय करती थी और अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं ना उसे माँ के सामने डटकर खड़ा होना आ गया है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना आ गया है। अब अपने फ़ैसले खुद लेता है। वो तुम्हारे लिए अपनी माँ के मुकाबिल आ गया है और इस मामले में मैं उसके साथ हूँ। वो जैसे चुप रही ये सब तो उसने खुद देखा था, इसलिए उसे कैसे जुटलाती। बेटा ये तो तय है कि तुम सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुज़ार सकती। मैं सारी ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रह सकता। अब जबकि एक मज़बूत और काबिल एतबार सहारा मिल रहा है तो तुम्हें इसे थाम लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वली से बेहतर कोई तुम्हें इज़्ज़त, मोहब्बत और अपनाइयत दे सकता है। कोई इससे बेहतर तुम्हारा ख़्याल रख सकता है। इसलिए तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसके बारे में सोचो और मुझे जवाब दो। तुम्हें वक़्त चाहिए और वो देने को तैयार है। तुम्हें इस घर में रहना, मेरे साथ रहना है, वो यही रखने को तैयार है। लेकिन इनकार मत करना मिन्हा। मैं तुम्हारी तरफ से बेफ़िक्र होना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ को भी सुकून मिल जाएगा जब वो तुम्हें फिर से अपने घर का होता देखेंगी। इस बारे में सोचो लेकिन ज़्यादा देर मत करना। मैं जल्द किसी फैसले पर पहुंचना चाहता हूँ। चुपचाप सब सुनकर उठी और कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गई। डॉक्टर हुमायूं ने गहरा सांस लिया। पूरा हफ्ता गुजर चुका था। ना उसका वली से सामना हुआ, ना मामू ने दोबारा उससे पूछा। लेकिन वो दिन रात इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। इस सच था कि मुस्तफा के बाद वो पहली बार किसी मर्द के बारे में सोच रही थी। पहली बार था कि किसी के होने से उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, जो उसके मसले, उसकी परेशानियां झट से सुलझा देता था। उसने उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके लिए कैसे अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया था। इस रात भी वो बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी यही कुछ सोच रही थी। दिमाग खुद ब खुद वली और मुस्तफा का मुआवजा करता रहा। मुस्तफा होता तो ये करता, वली है तो वो ये करता है। वली और मुस्तफा, मुस्तफा और वली दोनों को एक साथ सोचती। ज़िंदगी में आकर एक ज़िंदगी में आकर जा चुका था, दूसरा ज़िंदगी में आना चाहता था, तो क्या वो उसे जाने देती? ऊपर से मद्धम सी आ रही थी, कोई एकदम से उसके बराबर आकर बैठ गया। वो डर कर उछली थी। इतना डरती हो और अकेले ज़िंदगी गुज़ारने की बातें करती हो? मना झट से सँभली। ऐसी कोई बात नहीं, बस अब एकदम जिन की तरह नमूदार हुए तो डर गई। इस दौर में जिन्नों से ज़्यादा इंसान खौफ़नाक है, उनसे डरने की ज़्यादा ज़रूरत है। और यकीन करो मैं ऐसे हर जिन और इंसान के सामने खड़ा हो जाऊँगा, सिर्फ़ तुम्हारे लिए। मना खामोश रही। सिर्फ़ इतना बता दो कितना वक़्त लोगी? उसने मज़ीद इंतज़ार की सूली पर लटकना मुहाल हो रहा था। नहीं पता। और फैसला क्या होगा? नहीं पता। वली ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। वो सामने अंधेरे को घूर रही थी। उम्मीद रखूं कि फैसला मेरे हक में होगा या उम्मीद भी ना रखूं, नहीं पता। वो ज़िद हो गई। फिर किसे पता होगा? अंकल को। मन्हा ने उसकी तरफ
कुछ खफकी से देखा था। आपको रिमशा पसंद थी क्या? मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हैं कि मैं उस जैसी लगती हूँ आपको? बिल्कुल नहीं, उसकी अलग पर्सनैलिटी थी और तुम्हारी अलग है। या तुमसे तुम्हारे लिए शादी करना चाहता और रिमशा तो यूँ ही मॉम की वजह से बीच में आ गई थी, मगर मैं बेवा हूँ, तो इससे क्या होता है? बेवा को इस्लाम ने शादी से मना तो नहीं किया। ये कोई एतराज़ वाली बात नहीं है और जब मुझे परवाह नहीं है, वो तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो? उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में कहा था। आंटी फ़ायज़ा नहीं मानेगी, डैड को कोई एतराज़ नहीं है। कुछ अरसे में डैड उन्हें भी राज़ी कर लेंगे। यूँ भी मैंने तुम्हें उनके साथ नहीं रखना, तुम यहाँ अंकल के पास रह सकती हो और चाहो तो कहीं और रेंट पर घर ले देख सकती हो। मुझे कहीं भी कोई एतराज़ नहीं है मन्ना। मैना के पास मज़ीद कोई सवाल नहीं था, वो उठकर जाने लगी। प्लीज़ ये तो बता दो कब तक मुझे वेटिंग लिस्ट में डाले रखोगी? जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा आपको सुना दिया जाएगा। वो नीचे अपने कमरे के दरवाज़े पर पहुँचकर अब उसे खोल रही थी। कोई डेट तो फाइनल कर दो रिज़ल्ट की, ताकि दिल को हौसला रहे। मन्ना ने मुड़कर देखा और दोनों हाथों का कटोरा बनाए घुटनों पर रखे उस पर चेहरा टकाया किसी बेचैन बच्चे की तरह मुझसे था। वो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। कल रात तक पता चल जाएगा, मतलब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान तो हो गया है। वो जैसे उछल पड़ा उसके एक जुमले पर, वो हंस दी और दरवाजे से अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करते उसने ज़ोर से जवाब दिया था, नहीं पता, और दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया था। लेकिन वली मुस्कुरा दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था। इसके साथ ही हमारा आज का नॉवल ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं किसी बेहद अच्छे नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।